अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, जी आया एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो सिटी एट 10 की पूरी टीम और आपके होस्ट शिराज भट्ट की जानिब से एक बार फिर आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन की शुरुआत बड़ी पॉजिटिव, बड़ी मोटिवेटेड हुई होगी और पूरा दिन गुजारने के लिए अगर खसूसी तौर पर बात करें, कोई ना कोई प्लान बनाकर रखें तो दिन गुजारना आसान हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट द लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इट्स अबाउट द टुडेज गोल। आज आपने क्या करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी पूरे दिन की प्लानिंग हुई हुई है, आपका पूरा दिन जो है उसका शेड्यूल तैयार है कि आपने आज सुबह उठना है, काम पर जाना है, काम से वापस आना है और ये असाइनमेंट जो है घर के कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आपने अपने फलां काम करना है और उन कामों को टाइम बना के शेड्यूल बनाकर आपने करना है, तो यकीन करें आपका दिन इतना प्रोडक्टिव गुजरेगा। आप सारे काम कर भी लेंगे, देन स्टिल यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम इन योर हैंड्स। आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, आप सारे अपने काम खत्म भी कर लेंगे, उसके बावजूद आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। अगर आप अपने शेड्यूल को तैयार नहीं करते, पूरे दिन के शेड्यूल को तैयार नहीं करते, सुबह जो होगा देखा जाएगा, अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको शेड्यूल बनाने की जरूरत है। फिर आपका सारा काम भी नहीं हो पाएगा, टास्क भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, असाइनमेंट भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी और इसके साथ साथ आपके पास हाथ में टाइम भी नहीं बचेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप अपना जो शेड्यूल है वो रोजाना का बनाया करें। जैसे मैंने पहले बताया, इट्स नॉट अबाउट द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आपने 10 साल की, 1 साल की, 5 साल की, 6 साल की प्लानिंग नहीं करनी है, आपने आज की प्लानिंग करनी है। आज आपने क्या करना है, किस तरीके से आपने इबादत और नमाजों का एहतमाम करना है, किस तरीके से आपने कुरान पढ़ना है, किस तरीके से आपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारना है, किस तरीके से आपने थोड़ा स्टडी करनी है, किस तरीके से एग्जाम्स जो आ रहे हैं उसकी तैयारी करनी है, किस तरीके से अपनी, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब की तैयारी करनी है, अगर आप घरेलू खवातीन हैं तो आपने घर में कौन कौन से टास्क जो कंप्लीट करने हैं। तो आज की दिन की प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिहाजा आज से ही आज के दिन की प्लानिंग करना शुरू करें ताकि आपका रोजाना का दिन जो है वो शेड्यूल के मुताबिक गुजरे, आपके टास्क भी कंप्लीट हों, आपने जो अपने आप को असाइनमेंट्स दे रखी हैं वो भी कंप्लीट हों, इसके साथ साथ आपके पास हाथ पे बहुत सारा टाइम भी बचे। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं, मौसम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मौसम सॉरी, आपने देखा मौसम जो है इस वक्त बड़ा खराब नजर आ रहा है, अनप्रेडिक्टेबल है, खांसी, नजला, जुकाम इस वजह से, क्योंकि बारिश नहीं हो रही। तो मौसम की थोड़ी डिस्कशन करेंगे टुडेज वेदर के इस सेगमेंट में। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ठंड दोबारा से जो है बढ़ने लगी है। हमने देखा है कि गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो खासी धूप निकली और बड़ा कड़क के धूप निकली, बल्कि और लोगों ने गाड़ियों के अंदर एसी तक का इस्तेमाल शुरू कर दिया था पिछले हफ्ते। लेकिन अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि ठंड जो है वो सर उठाने लगी और ये स्पेल जो है ठंड का अगले 15 से 20 दिन जारी रहेगा। उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे कि ठंड में जो उसकी शिद्दत है, उसकी इंटेंसिटी है, उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ठंड बहुत ज्यादा है, अपने आप को कवर करके रखें। खासतौर पर अगर आप मोटरसाइकिल के ऊपर सवारी कर रहे हैं तो यू हैव टू कवर योर चेस्ट, योर हेड। और इसके साथ अगर आप गैर दूसरे शहरों में ट्रैवल कर रहे हैं तो खास तौर पर मोटरवे का इस्तेमाल करते हुए फोग लैंप्स का इस्तेमाल गाड़ियों में जरूर करें, क्योंकि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए खास तौर पर धुंध हो सकती है, फोग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सूरज निकल आया तो अब रात को फोग नहीं होगी। अगर रात के औकात में आप खुद तौर पर ट्रैवल कर रहे हैं तो फोग लैंप्स का इस्तेमाल जरूर करें और अगली गाड़ी से एक मुनासिब फासला भी रखें। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को और चलते हैं, सालगिरह हमारे पास एक है, एक छोटा सा क्लिप देखें, उसके बाद बताते हैं किसकी टीम और आपके होस्ट शिराज भट्ट की जानिब से बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो। आपको एक दफा फिर सालगिरह मुबारक कहते हैं। उम्मीद करते हैं आज का दिन जो है आपका बड़ा खूबसूरत गुजरेगा, मेमोरेबल गुजरेगा। आज के दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए कि आने वाली जिंदगी में वो आपके हाफजे का हिस्सा बना रहे, इसके लिए आप ढेर सारी पिक्चर्स बनाएं, अपनों के साथ टाइम गुजारें, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अहले खाना के साथ। इस दिन को जो है वो यादगार बनाइए। दिन का यादगार रहेगा तो आपको आने वाले दिनों में याद भी रहेगा और यादगार बनेगा पिक्चर्स के थ्रू। जब आप आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद मुड़ के अपनी इस दिन की तरफ देखेंगे, अपनी तस्वीर को देखेंगे, आपको आज का दिन याद आएगा तो आप मुस्कुरा देंगे और वो मुस्कुराहट जो है, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं होगी, वो प्राइसलेस होगी। तो लिहाजा आज के दिन को जो है भरपूर गुजारें। हमारी ढेरों तमन्नाएं और ढेरों नेक ख्वाहिशात जो हैं वो आपके साथ हैं। प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे और चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ। हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ आपको करवाता हूं, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आएंगे। देख रहे हैं फैसलाबाद शहर के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आ रही है। वो क्या तब्दीली आ रही है, अब आप 8 बाजारों के अंदर जाते हैं तो आपको जगह जगह पत्थारे नजर नहीं आते, आपको वहां पर तजावजात नजर नहीं आते, इंक्रोचमेंट नजर नहीं आती। वो क्यों?
वो इस वजह से क्योंकि इंतजामिया इस हवाले से बड़ी मुतहरिक दिखाई दे रही है। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा के सख्त अहकामात हैं कि इंक्रोचमेंट जो है वो पंजाब के शहरों से खत्म की जाए। फैसलाबाद के अंदर इंतजामिया ने इस अहकामात को बड़ा सीरियस ले लिया है और इस हवाले से मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर जो है ऑपरेशन जारी हैं और तजावजात खत्म किए जा रहे हैं। और तजावजात खत्म करने के साथ साथ एक तरफ जो है वो पक्के तजावजात जिसको कहा जाता है ना कि जो सीमेंट लगा के और थड़ियां बना ली जाती हैं, तो वो थड़े खत्म किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ दूसरी जगह पर जो टेम्परेरी तजावजात जिन्होंने सड़कों को घेर रखा था उनको भी खत्म किया जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन इसके साथ साथ वो ताजिर भी लपेट में आ रहे हैं जो कि अपना काम कर रहे थे और अपने कारोबार में मसरूफ दिखाई दे रहे थे, उनके कारोबार भी मुतासर होने लगे हैं डेली ऑपरेशंस के साथ। तो इन तमाम मामलों के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ अली नारू मौजूद है जो कि हमारे रिपोर्टर है। अली, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली, मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा तजावजात के हवाले से जो ऑपरेशन जारी है। मरियम नवाज साहिबा की सख्त अहकामात हैं कि तजावजात जो है उसका खात्मा होना चाहिए और हम इसके ऊपर यकीन रखते हैं कि हाँ, एक तजावजात से शहर पाक जो हो जाएगा, उस शहर के अंदर फिर आपको ट्रैवलिंग के लिए भी आसानी होती है, शॉपिंग के लिए भी आसानी होती है, पार्किंग के लिए भी आसानी होती है। तो वुड यू थिंक अबाउट इट? आपका स्टांस क्या है कि क्या ये तजावजात खत्म करने के लिए ऑपरेशन बर वक्त था और क्या ये जारी रहेगा या ये मौसमी साबित होगा? अच्छा शिराज, इसमें तो सबसे पहले मैं बताता चलूं कि सिटी 41 की जो टीम है या 41 12 इन मसाइल को उजागर कर चुका है और सीएम साहिबा के सामने या हम ये कहना चाहेंगे उनके हवाले से कि वो देर आए तो दुरुस्त आए, कि देरी तो की है लेकिन चलें अच्छे काम की शुरुआत की है, तो ये देर आने के बाद भी हम उसको सही कहेंगे। फैसलाबाद एक सनती शहर है और बड़े अहम रोड्स हैं, बड़े अहम शहराएँ हैं, बड़े अहम बाज़ार हैं और जो तंगी का सामना करना पड़ता था शहरियों को, उनकी बुनियादी वजह या यूं कह लें कि कई वजूहात थी, तो उनमें से सरे फहरिस्त जो वजह थी वो तजावुज़ात थे, जिसकी वजह से रोड के अतराफ पर तजावुज़ात, नाजायज़ तजावुज़ात, एक तजावुज़ करना और होता है और एक नाजायज़ जो तजावुज़ कर जाना होता है कि 2 फीट से भी आप 10 फीट पे आ गए हैं, वो बात, वो जो चीज़ है वो शहरियों के लिए भी परेशानी का सबब बनती है, ट्रैफिक की खिलाफवर्जी भी हो जाती है, ट्रैफिक के लिए भी मसाइल पैदा होते हैं। तो अब हम 8 बाज़ारों को देख लें या शहर के कई अहम शाहराएँ देखें, हमें बर वक्त एक ही वक्त में बड़ी मुस्तनद और बड़ी मुतहरिक किस्म की कार्रवाइयाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनके रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं कि रोड भी अब कुशादा होते मालूम हो रहे हैं। वही सड़कें, कोई साइड से उन्होंने दुकानें नहीं गिरा दी हैं या इमारतें नहीं गिरा दी, वही रोड्स हैं, वही पुरानी सड़कें हैं, लेकिन वो हमें कुशादा होती मालूम हो रही हैं। और जो अतराफ से तजावुज़ात ख़त्म किए गए हैं, ये एक ऐसा इक़दाम है। अच्छा, होता यह है कि हम जब भी कार्रवाइयां करते हैं तो हम उनके जो आने वाले नताइज हैं वो पसे पुश्त डाल देते हैं कि उसके बाद क्या होगा। जैसे कि हमने 8 बाजार तजावुज़ात से पाक करवा दिए, तो वहां पर हमने ये भी देखना है कि जो तजावुज़ात लगाकर बैठे थे वो थे हमारे शहरी थे ना, उनका रोजगार कुछ ना कुछ चल रहा था। इसके साथ साथ जो मेन बाजार हैं, शाहराएँ हैं, झाल की है, सत्याना रोड है, टोल टैक्स के आगे चले जाएं आपको हर तरफ तजावुज़ात मिलेंगे, राजबा रोड पे आ जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, तो हमने जिनको वहां से उठाना है वो तो कहीं ना कहीं जाएंगे। ये नहीं है कि उन्होंने भूखे पेट सोना है, उन्होंने अपना रोजगार कमाना छोड़ देना है। तो इसके लिए एक बाकायदा हिकमत अमली की जरूरत थी कि जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं और इस कदर ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं, ये खुशाइंद बात है, हम बिल्कुल ज़िले इंतजामिया को नहीं कहते कि आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर होना यह चाहिए था कि इनको मुतबादल कोई ना कोई जगह दी जाती कि आप यहां पर जाकर अपना जो काम काज है वो आप चला लें। अब है ये कि हमारे यहां पर जो दुकानदारों की बड़ी तादाद है वो खुद साख्ता किराए के लिए जो अपना किराया निकालना है, उन्होंने एक आगे अपने एक फट्टा लगवा दिया है, एक काउंटर लगवा दिया है कि जनाब 20,000 तो उससे ले लेना है, 30 मेरा पड़ गया, लें जी 50 मेरा निकल गया। अब जो वो बैठा हुआ है वो फुटपाथ पे बैठा है या वो सड़क पे बैठा है, तो आने जाने वालों को शदीद परेशानी है। तो यहां पर जब हम तजावुज़ात की मद में ये जो ऑपरेशंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको देरपा होना चाहिए। हम इतना ज्यादा नीट एंड क्लियर ऑपरेशन मैंने फैसलाबाद की तारीख में आज तक नहीं देखा है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हमने कार्रवाइयां करते हुए देखा है, कहीं से कोई रेहड़ी वगैरह उठा दी, कहीं से कोई ठेला उठा दिया और बाद में हमने देखा कि रात के औकात में वो दोबारा वहीं पर मौजूद है। इससे हटकर कई चीजें होता है कि मैं इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूं कि एक दुकान है, दुकान के आगे उसका प्रेमिसेस होता है, उसके बाद फुटपाथ शुरू होता है। हमने देखा उस प्रेमिसेस होता है, उसके बाद फुटपाथ शुरू होता है। तो जो उस प्रेमिसेस के अंदर काउंटर लगा होता है, तो फुटपाथ के ऊपर जगह होती है लोगों में गुजरने। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि गुजरने की जगह नहीं बचती, गुजरने की जगह होती है,
लेकिन प्रॉब्लम कहां होता है? प्रॉब्लम वहां होता है कि जब जिस बंदे ने वहां से मोबाइल फोन खरीदना है, उसने वहां पर मोटरसाइकिल वहीं पे पार्क कर देनी है, बिल्कुल सामने कर, क्योंकि उसको बिल्कुल सामने नजर आ रही है दुकान। उसने उसके सामने मोटरसाइकिल पार्क करनी है और जाके मोबाइल खरीदना है, और जो मोटरसाइकिल उसे गलत पार्क कर दी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहां से मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा मसला है। उसके ऊपर मैं फजील से भी गुफ्तगू करना चाहूंगा। फजील ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे रिपोर्टर हैं फजील, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं इस पर बात करना चाह रहा हूं कि दुकान के बिल्कुल साथ उसका प्रेमिसेस होता है, वहां पे काउंटर लगा दिया जाता है, फुटपाथ होता है, फुटपाथ पे गुजरने की जगह होती है। वो कहते हैं हम आपको डिस्टर्ब थोड़ी कर रहे हैं, हमारा तो बिल्कुल हमारे प्रेमिसेस के अंदर जो है वो काउंटर लगा हुआ है, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ना हम रश का बायस बन रहे हैं। लेकिन रश का बायस इस वजह से बन रहे हैं क्योंकि जो गलत मोटरसाइकिल की पार्किंग करके उसकी दुकान के ऊपर आएगा और वहां पर वो आधा घंटा पौना घंटा लगाएगा, और उसकी बाइक की वजह से बाकी ट्रैफिक मुतासर हो रही होती। तो असल मसला ये है। नहीं बट साहब देखें, दुकानदार तो अपने काउंटर्स जो हैं वो लगाते ही फुटपाथ के ऊपर हैं। फुटपाथ से नीचे रोड पर अच्छा, फुटपाथ का हिस्सा है, बिल्कुल रोड पर फिर अपना सामान जो है वो डिस्प्ले करते हैं। और मोटरसाइकिल अपनी दुकान के ऊपर शटर करके वो फुटपाथ को छत लिया और वो अपनी दुकान का हिस्सा बना लिया। यही मसला है। वो कहते हैं कि जी ये जो शटर हैं, ये शटर जितनी जगह तक आएगा उसके नीचे तक हमने वो करना है, ये कानून ने हमें हक दिया। ये हमारी दुकान का हिस्सा है। हाँ जी, कानून ने हक कैसे दिया कि जी आप जाएं, आपने कोई अफसरान का उनसे कोई रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि अच्छा चले ठीक है आप थोड़ा सा कर लें, लेकिन वो ये ना हो कि तजावजात बढ़ जाएं या बाजार से गुजरने की जगह ना। अब अगर मुझे को कहता है कि आप 5 फुट आपको जगह दे दी गई है, तो मैं ये समझता हूं कि उन्होंने 5 फीट कहा है, 10 फीट हमने खुद से आगे बढ़ाना है, 15 फीट है असल में हमारी। तो ये सारे मसाइल थे। अब इंतजामिया ने 1-2 बार ये कहा कि जो लोडर रिक्शाज सामान लोड करने के लिए अनलोड करने के लिए अंदर दाखिल होते हैं हाट बाजारों के अंदर, इनका एक टाइम फिक्स कर दिया जाए। जी जी। तो वो बात नहीं मानी गई। ताजरों ने कहा कि ये जी हम नहीं मान सकते, इससे हमारा नुकसान है। और इसके रिजल्ट्स क्या आए? इसके रिजल्ट्स ये आए कि इंतज़ामिया ने कल, ताजर अभी घरों में सो रहे थे, उन्होंने तमाम बाज़ार बंद कर दिए, कोई रिक्शा कोई मोटरसाइकिल कोई चीज़ अंदर नहीं जाने दी। और उन्होंने कहा कि जी ये ऐसे ही होगा जैसे पूरी दुनिया में होता है कि जो सिटी का एरिया है उसमें आप ना तो पार्किंग कर सकते हैं ना गाड़ी वहाँ पर दाखिल हो सकती है। जो 8 बाज़ार हैं इनको हम अब व्हीकल फ्री बना देंगे। फिर जब ये काम हो गया तो फिर ताजरों ने कहा कि जी सर हमारे साथ बैठें, को बैठ के मैनेज करते हैं इसको, को टाइम जो है वो दे दें कि इस टाइम रिक्शा लोडर आएगा अंदर, इस टाइम नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि पहले तो हम यही कहते थे, आप नहीं मानते थे, अब वही बात माननी पड़ी। लेकिन वो फिर ये है कि जब इंतज़ामिया अपने रेट कायम करती है तो फिर मानती है। अच्छा, दूसरी बात जो है तजावज़ा दुकानदार करते हैं। अब जो जितनी भी ताजर तंजीमें हैं फैसलाबाद शहर में 8 बाज़ारों में जो एक्टिव हैं, वो तमाम ताजर तंजीमों के जो लीडरान हैं उनका एक ही मौक़िफ़ है कि हम तजावज़ात के ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कि बाज़ारों का नक्शा बिगड़े, हम नहीं चाहते। कुछ ताजर रहनुमा हैं जो दरमियान में खड़े होते हैं और कहते हैं जी हम इधर भी हैं हम उधर भी हैं, इंतजामिया की बात भी मान लेते हैं, बाद में आके ताजरों को कहते हैं नहीं हम उनके लिए आप उनसे बात कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं आपके लिए। तो इस पर मैं बात करना चाहूंगा फजील, वो कौन से ताजर रहनुमा हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी, सिटी अट एंड में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं तजावज़ात के जो मामलात हैं उसके ऊपर। इस वक्त सिटी गवर्नमेंट जो है वो मुतहरिक दिखाई दे रही है और मुख्तलिफ शाहराओं के ऊपर 8 बाज़ारों के अंदर ऑपरेशन जारी है तजावज़ात ख़त्म करने के हवाले से। लेकिन इसके ऊपर ताजरों का रद्द-ए-अमल क्या है, फजील इस पर बता रहे थे। फजील बताइए, अगर ताजरों का रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त आ रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, जब अचानक से आए हैं ताजरान तो उन्होंने देखा कि बाज़ार बंद हैं, तो तब तो रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त था। लेकिन बाद में जब एसी सिटी से और जो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हैं मैडम अजमत फिरदौस, उनसे जब मिले उन्होंने बताया कि जी हमने पार्किंग के लिए आपको वो रेलवे की जो जगह है वो दे दी है, अब वहाँ पर तमाम पार्किंग होगी। कुछ चिन्योट बाज़ार के बाहर जो प्लाजा है उसमें पार्किंग होगी, 8 बाज़ारों में पार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पर आप गाड़ी मोटरसाइकिल रिक्शा कुछ भी एंटर नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम बैठ के बात करते हैं। उन्होंने कहा जी आप डीसी साहब से मिलें, वो आपको बताएंगे। डीसी साहब ने भी वही कहा
कि हमने 8 बाज़ारों को व्हीकल फ्री करना है, हमने कोई चीज़ अंदर दाखिल नहीं होने देनी, पार्किंग के लिए आपको जगह दे दी गई है, तो वो हमने जगह जो है वो ली है, वो फ्री ऑफ कास्ट आप पार्क कर सकेंगे वहाँ पर। अब उस जगह का भी मसला है, वो थोड़ा सा कोई बात निकली है कि वो रेलवे की जगह है और अच्छा। रेलवे हुकाम जो हैं वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि जी जो ज़िला इंतज़ामिया है उसने हमारी जगह जो है वो कब्ज़े में ले ली है। तो अब वो बात की बात है, अब देखें उसका क्या बनता है। लेकिन ताजरों ने पहले तो गुस्सा किया, लेकिन अब ताजरों को, तमाम ताजर तंजीमों का एक ही मौक़िफ़ है कि जी हमारे जो दुकानदार हैं जो तजावज़ात करेंगे, आप पहले उनको वार्निंग दें, जो भी जिस भी बाज़ार में जाएं उस बाज़ार के सदर को साथ लें, एक दफ़ा उसको वार्निंग दें। अगर वो वार्निंग के बावजूद भी कोई तजावज़ात करता है तो उसके बाद आप बेशक उसकी जो दुकान है सील करें, उसका सामान उठाएं, उसको जुर्माना करें, FIR दें। लेकिन ये जो तोड़ फोड़ की जाती है, मशीनरी अंदर ले जाकर गिराया जाता है दुकानों को, ये नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नुकसान होता है। आप गिराएं ना, एक दफ़ा वार्निंग दें, ताजरों को साथ ले जाकर सदर को। आप उनकी बात कर रहे हैं जो पक्के तजावज़ात हैं, सीमेंटेड वाले? जो कुछ पक्के तजावज़ात हैं वो भी, जब जो डिस्प्ले करते हैं बाहर सामान, वो भी, उनको भी वार्निंग दें एक दफ़ा। अगर नहीं करते तो उसके बाद फिर आप, प्रॉब्लम ये है ना कि वार्निंग हम आज से थोड़ी दे रहे हैं, ये मसला 10-15 साल से चलता आ रहा है। देखें भट्ट साहब, जब पार्किंग बाहर निकल जाएगी ना 8 बाज़ारों से, ये भी है, आपको आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये पार्किंग का जो निज़ाम था ना, असल में ये नहीं कुछ भी चीज़ें क्लियर होने देता था कि अब पता नहीं चलता था कि ये पार्किंग का मसला है या तजावज़ात का मसला है। अब कचहरी बाज़ार को आप देख लें कि तमाम चीज़ें पार्किंग वहाँ से ख़त्म करवाई गई, तो आपका जो वो सर्कुलर रोड है और कचहरी वाला रोड है, वहाँ पर पार्किंग सारी लगी थी। ये देखें, ज़िला इंतज़ामिया का भी फेलियर है इसमें कि आप अगर इस साइड से आप क्लियर करवाते हैं कुछ, तो इस साइड पे आप देख कर भी गुजर जाते हैं कि चाहे कोई नहीं, हमारे ज़िम्मे ये था, हमने ये तो कर लिया ना। ये भी आपके ज़िम्मे है। जब आपने मैनेज करना है पूरे शहर को, तो पूरा शहर आपके ज़िम्मे है। अब 8 बाज़ारों में घूम रहे हैं AC साहब, वो साथ उनके प्रोटोकॉल है, वो उधर से करवा रहे हैं सारा कुछ। आइए कचहरी बाज़ार के बाहर सारा वो रश लगा है, पार्किंग लगी है, उधर वो देख ही नहीं रहे। क्यों? ऐसा नहीं है आप सब अच्छा की रिपोर्ट ना दें, आप सारा कुछ देखें। लेकिन अब भट्ट साहब मुझे लग रहा है कि 8 बाज़ारों का जो नक्शा है वो अपनी खूबसूरती ज़ाहिर करेगा। जो एक सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप था, वो सिर्फ उनका मसला था। जहाँ पर भी ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान बैठते थे तो वो कहते थे कि जी हमारे आड़े आ रहे हैं वो। अब कल उन्होंने साफ कह दिया है कि जी हम ये जो इंतज़ामिया ने इक़दाम किया है, हम इसके साथ हैं। बिल्कुल पार्किंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। पार्किंग को एक मोटरसाइकिल भी एक बाज़ार में भी नहीं खड़ी होने दें। अब वो जो कचहरी बाज़ार का रोड का तकरीबन कोई 50 to 55% हिस्सा जो मोटरसाइकिलों ने घेरा होता था, वो नहीं होगा। अब वो नहीं होगा। अब उन्होंने भी ये कहा है कि आप मोटरसाइकिल की पार्किंग, गाड़ी की पार्किंग, ये सारा कुछ ले जाएं। लोडर रिक्शे का टाइम हमें बता दें, उसी टाइम रिक्शे आएँ लोडिंग अनलोडिंग के लिए, गाड़ियाँ आएँ अनलोडिंग के लिए, लोडिंग के लिए। और जो ताजरों के साथ है कि आप वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए उनको 1 फीट तक जगह दे दें, उसके बाहर जो भी आएगा आप उसका सामान उठाएं, आप उसके ऊपर FIR दें, आप जो मर्जी करें। कोई आपको ताजर रहनुमा जो है वो नहीं पूछेगा, नहीं कुछ भी कहेगा, कोई एहतजाज नहीं करेगा। जो खिलाफ वर्जी आज के बाद करेगा आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। अब ये देखें, अगर तमाम ताजर तंजीमें यही मौक़िफ़ रखती हैं तो अब इंतज़ामिया के लिए ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि अगर दोबारा फिर तजावज़ात होते हैं तो फिर इंतज़ामिया को किसी और को बुरा कहने की ज़हमत नहीं करनी चाहिए। फिर उनको अपने अंदर देखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो दोबारा इनको शर देते हैं दुकानदारों। और ये सीधी बात है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले के बगैर तजावज़ात नहीं होते। बिल्कुल। उनके साथ मुझे अली ये बताएगा कि जिस तरह से भी फजील ने बताया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले की नॉलेज के बगैर ये काम नहीं होता, उनको पता होता है, बल्कि वो उसमें शामिल होता है।
जाहिर बात है एक शहर के अंदर नाजायज तजावजात, बल्कि तजावजात खुद ही नाजायज है, वो तजावजात करना मना है, क्लियरली मना है। लेकिन अगर हो रहे हैं तो करने वाले से ज्यादा कसूर मेरे ख्याल में उसका है जिसने रोकना है। तो यहां पर इंतजामिया की भी सुस्ती थी। आज तक अगर तजावजात होते रहे और इस हद तक हुए कि आज तजावजात करने वाले अगर रेजिस्ट कर रहे हैं, इतनी देर उन्होंने तजावजात रखे कि उनको लगना शुरू हो गया कि ये तजावजात जो ये लेजिटिमाइज्ड है, ये लॉ का हिस्सा है, मतलब कर सकते हैं, हमारा राइट है। आप कोई गलत चीज इतनी ज्यादा रिपीटेडली करते हो कि आप उस नहज पे पहुंच जाते हो जहां पे पहुंच के आपको फील होता है गलत तो नहीं है, तो सही है। अच्छा, ऐसा है, देखें कि जो तजावजात हैं या जो तजावजात थे और जिस कदर बड़े पैमाने पे थे, ये सोचना कि ये कभी हटेंगे या इनको ख़त्म किया जाएगा, ये खुद में बड़ा मुहाल था। क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो कार्रवाइयाँ हैं और जो उनकी कारस्तानियाँ हैं वो यकसर एक दूसरे से मुशाबत नहीं रखती। क्योंकि हमने कई देखा है कि सुबह को कार्रवाई की, शाम को बंदा वहाँ पे गया है, कुछ पैसे दिए हैं, पूरे सामान बमा सामान उसने वहाँ पे जाकर दोबारा अपना ठहला कायम कर दिया पूरे जहो जलाल के साथ, और अगले 20 दिन वही अमल जारी है। फिर 20 दिन बाद आए, उन्होंने उठाया, वो शाम को गया, उसने पैसे लगाए, फिर वो ठहला वहीं पर आ गया। तो ये अमल तो हम देखते आ रहे हैं। अब जिस कदर ये बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया है, इसमें जो इसकी सिनेरिटी है, जो इसकी सारे का सारा इसका मुस्तहकम होना है, इसकी शफाफियत है, उसको कायम रखना ज़िले इंतजामिया के लिए चैलेंज होगा। और यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चेक एंड बैलेंस रखना बड़ा माने होता है, क्योंकि इंस्पेक्टर्स तो वही हैं, इक्का दुक्का नए इंस्पेक्टर्स आए हैं या नए ऑफिसर्स आए हैं जिन्होंने बेशुमार कार्रवाइयाँ की हैं। और जब कोई अच्छा बंदा काम करता है, जैसे अजमत फिरदौस साहिबा हैं, अभी वो इन ऑपरेशंस का हिस्सा हैं और बड़े पैमाने पर खुद फ्रंट से लीड कर रही हैं, तो उनको दाद बनती है कि उन्होंने वो शहर का मसला हल किया है जो कि अरसा दराज से तवालत का शिकार था और उसकी वजह से शहरियों को आए रोज परेशानी झेलना पड़ती थी। अब जब ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, खाली करा दिया गया बाजारों को, आपने व्हीकल्स फ्री भी करार दे दिया, आपने आइंदा आने वाले दिनों में जो रहे बचे तजावुजात हैं वो भी खत्म करवा देने हैं। अब सवाल ये उठेगा कि ये कितनी देर तक खत्म रहते हैं, इन पर कब तक अमल दरामद होता है। यकीन माने अगर 2 से 3 महीने फकत ज़िले इंतजामिया इसके ऊपर डिटर्मिन्ड रहती है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो अफसरान हैं वो खुद एतमादी का मुजाहरा करते हुए, खुद निसारी का मुजाहरा करते हुए काम को जारी रखते हैं, तो 2 से 3 माह ज्यादा नहीं है कि जब हमारा ताजिर इस कंडीशन का आदी हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि मैंने तजावुजात का हिस्सा नहीं बनना। और इसमें हम ताजिरों को कतन बरीउल ज़िम्मा करार नहीं दे सकते कि उनके बगैर ये तजावुजात कायम होते हैं। वो तो अपने बाहर अगर मैं गया हूं, मैंने किसी दुकानदार से कोई चीज नहीं खरीदनी, वो मेरी मोटरसाइकिल वहां पे खड़ा नहीं होने देगा, वो कहेगा आगे जाएं, आपने आगे जाना, बाइक ले जाएं अपनी, तो वो तजावुजात कैसे कायम करने दे देगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि दोनों तरफ से बराबर काम होता है। ज़िले इंतजामिया का काम है अपनी रेट कायम करना, शहर को तजावुजात से पाक करना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इनको आगे चलना चाहिए। और ताजरों को, कम से कम उन ताजरों को जो अहले सरवत हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो किसी न किसी तरीके से ओहदेदारान है, उनको चाहिए कि शहरियों का भी सोचें। तजावुजात कायम कर लेना चंद टगों के लिए, किसी को मुश्किल में डाल देना, ये कोई भी इंसानियत नहीं है। आप बाजार को कुशादा करें, आप बाजार को लोगों के लिए आसान बनाएं, लोग ज्यादा आएंगे, आपकी खरीदारी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। मसला तब होता है जब हम चंद पैसों के लिए अपने मफादात के लिए, इन सब चीजों के लिए खुद भी परेशान होते हैं और लोगों को भी परेशानियों में डाल देते हैं। अब जबकि ये ऑपरेशंस चल रहे हैं, ये कार्रवाइयां हो रही हैं, तो इनमें मुस्तकिल मिजाजी का आना जरूरी है, ज़िले इंतजामिया का चेक एंड बैलेंस रखना जरूरी है, और सबसे बढ़कर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चेक एंड बैलेंस रखना जरूरी है कि जो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, क्या ये उन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवा पाते हैं। जो पार्किंग फ्री बनाया गया है, कुछ भी बनाया गया है, इसके लिए इनको बड़े सख्त इकदाम की जरूरत है। और ये लॉन्ग लास्टिंग रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि महीना चला है ऑपरेशन, उसके बाद हमने देखा जो गर्मियां आई उसके बाद भूल गए। देखें भाट साहब, जो नारू ने बातें की हैं, मैंने 2 बातें उनमें से नोट की हैं कि एक तो कि ज़िला इंतजामिया को 2 से 3 माह तक इस पर अमल दरामद सख्ती से करवाना चाहिए। बिल्कुल सही। 2 से 3 माह कहा है नारू ने, अभी आज 1 दिन नहीं हुआ पूरा। अभी मैं थोड़ी देर तक जाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहता हूँ कि हालात वैसे ही होंगे जैसे को 2-4 दिन पहले थे, वो हर चीज़ वहाँ पर वैसी ही होगी। 2-3 माह तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात कि 2-3 माह अगर सॉरी 2-3 माह अगर वो चेक एंड बैलेंस रखती है ज़िला इंतज़ामिया, तो ताजर आदी हो जाएंगे।
तो सॉरी वो भी नहीं हो सकते। वो आदी, हम आदी होते हैं, मैं उनको नहीं, खुद को भी कहता हूँ, हम आदी होते हैं गलत चीजों के। अच्छी चीजों के नहीं। ठीक चीज जब हो रही हो ना, तो उसको भी हम देख के यही सोचते हैं कि हाँ इसमें गलत मैंने क्या करना है, इसमें से गलत क्या निकालना है? इसमें से गलत क्या करना है। हम अच्छी चीजों के आदी नहीं होते, हम बुरी चीजों के आदी होते हैं, ये हमारा खुद का फॉल्ट है। और देखें जो जिला इंतजामिया के अफसरान हैं वो भी तो हम में से हैं ना, वो भी हमारे जैसे हैं। तो हम सब जो हैं वो एक जैसे हैं। हमें खुद को, जब तक हम ये इरादा नहीं करेंगे हमने खुद को ठीक करना है। ज़ाहिरी दुरुस्तगी जो लेके आनी है हमने माशरे के अंदर, उससे ज्यादा बेहतर है कि हम पहले बातनी दुरुस्तगी है ना वो लेके आए। पहले अपने आप को हम ठीक करें, अपनी सोच ठीक कर लें। जब ये सोच ठीक हो जाएगी ना तो हमें तजावुज़ात बुरे लगना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। जब हमारी ये सोच ठीक नहीं होगी, हमें वो सही लग रहा होगा और इंतजामिया का रोकना हमें गलत लग रहा होगा। देखिए भाट साहब, अगर मेरा घर है और मेरे घर के सामने दुकान है, अगर वो दुकान वाला अपना सामान उठा के डिस्प्ले के लिए मेरे गेट के सामने रख देगा या गेट के साथ रख देगा, मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो यही हम फार्मूला घर से निकलते हैं, जहां पर हम कारोबार करते हैं उसके लिए क्यों नहीं समझते, वो भी, उसको भी दूसरा घर समझना चाहिए। आप वहां से रिस्क कमाते हैं तो आपका वो घर चलता है, तो हम क्यों नहीं इन चीजों को सोचते। अगर ये चीजें हम सोचने लग जाएं तो वो हर चीज बेहतर हो जाए। मेरे ख्याल में ताजरों का रिएक्शन भी उस तरीके से ना आए और इन लॉन्ग रन सोचा जाए तो ये ताजरों का ही फायदा है। बिल्कुल, ये ताजरों का ही फायदा है। जो 8 बाजारों के अंदर ताजिर बैठे हुए हैं, अगर ये ऑपरेशन होते हैं, तजावुज़ात खत्म होते हैं, गैर कानूनी पार्किंग खत्म होती है, जो जगह जगह पार्किंग स्टैंड खुद साख्ता बना दिए गए हैं वो खत्म होते हैं, तो मुझे लगता है ताजरों की ही सेल बढ़ेगी, उन्हीं की सेल बढ़ेगी, उन्हीं का रेवेन्यू जनरेट होगा। इससे ज्यादा इंतजामिया से ज्यादा मुझे लगता है फायदा जो है वो ताजरों को पहुंचेगा। तो इस पर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे तजावुज़ात के हवाले से और तजावुज़ात के खात्मे के ऊपर जो इस वक्त जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसकी जानिब से जो तजावुज़ात खत्म किए जा रहे हैं उस पर ताजरों का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था कि इसमें ताजरों का ही फायदा है। मेरे ख्याल में फजील, इसमें ताजरों का ही फायदा, अगर इसको लॉन्ग रन सोचते हैं, चलें हम बात करते हैं कि तजावुज़ात खत्म हो गया और 6 महीने के लिए तजावुज़ात खत्म हो गए, गैर कानूनी पार्किंग खत्म हो गई, जगह जगह जो पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं वो खत्म हो गए, उससे होगा क्या, जगह खुली हो जाएगी। मेरे और आपके जैसा ग्राहक पहले जो सोचता था कि मैं 8 बाजार जाना है, यार उससे बेहतर है झाल चले जाएं, यार 8 बाजारों में रश बड़ा होता है 4-5 बजे, हाँ झाल में पार्किंग मिल जाएगी, हमें डी ग्राउंड में पार्किंग मिल जाएगी, वहां चलते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, शादी की शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर खवातीन बड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है रश के अंदर। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, कुछ खवातीन होती हैं वो तो चले जाती हैं, लेकिन कुछ खवातीन, ज्यादातर मेजोरिटी खवातीन है जो अनकंफर्टेबल फील करती हैं, वो समझती हैं कि जहां रश ना हो वहां जाया जाए। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में अगर पार्किंग नहीं होगी, उनको क्लियर जगह मिलेगी तो ऑटोमेटिकली गाहकी बढ़ जाएगी। और खासतौर पर बानो बाजार हो गया, छोटे छोटे बाजार हो गए, कारखाना बाजार हो गया, मंदिर गली हो गई, इन बाजारों में रश अच्छा हो जाएगा। देखिए भट्ट साहब, जो बानो मार्केट है, अनारकली बाजार है और इसके साथ साथ जो सराफा मार्केट है, सोने का बाजार जो रेल बाजार में, और बुआना बाजार के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मार्केट है जी, ये 4 जो मार्केटें हैं सबसे ज्यादा मुतासर ये हुई हैं गैर कानूनी पार्किंग की वजह से, तजावुज़ात की भरमार की वजह से। लोगों ने वाकई उधर का रुख करना छोड़ दिया कि ना वहां पर मोटरसाइकिल पार्क करने की जगह मिलेगी, ना गाड़ी पार्क करने की जगह मिलेगी। अगर हम बाहर कहीं लगा भी देते हैं तो पैदल चलना जो है वो भी मुश्किल है, तो क्यों ना हम जाल पर जाएं, उधर कहीं गाड़ी लगाई और मार्केट के अंदर चले गए, तो जो भी चीजें खरीदनी है वो प्रेफर तो वही होंगे, प्रेफर तो वही। और जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केटें हैं शहर के बाहर रोड्स के ऊपर, वहां पर लोग चले जाते हैं, लेकिन उसकी निस्बत अगर वो अंदर जाएं होलसेल की मार्केटों में तो वहां पर ज्यादा फायदा होता है। कौन सा इलेक्ट्रिक बाजार जो है, बुआना बाजार है, वो बुआना बाजार, वो हालांकि वहां सस्ता है। हाँ जी, वो गोल सारा, वो उधर से आप जो मर्जी खरीद लें, लेकिन लोग नहीं जाते कि वहां पर रश होता है, किस तरह हम पैदल भी नहीं गुजर सकेंगे। इसी तरह से जो जिस किसी ने सोना बनवाना है, जेवरात बनवाने हैं, वो जाल पर जाता है या कोहे नूर जाता है, पार्किंग है।
और यहाँ पर इसलिए नहीं आते कि पार्किंग नहीं और गुजरना भी रश भी पैदल ज्यादा होगा। अब अगर पार्किंग बाहर लगाएंगे तो पैदल आसानी से, यकीन करें कल मैंने 3 बजे के लिए घूम फिर के एज लाइव किया और लोग इतने खुश थे कि वो कह रहे थे कि हम तो कह रहे हैं पता नहीं हम किसी और मुल्क के अंदर आ गए कि इतनी आसानी से खुले बाजार, इतने खुले बाजार। उन्होंने कहा मैंने जिंदगी में देखे ही नहीं 8 बाजार कि इतने खुले हैं। हम यही समझते थे कि छोटे छोटे बाजार हैं ये, मतलब ये हमारे ज़हन में बनी पिक्चर वो है कि छोटे छोटे बिल्कुल। बाजार है, वहाँ रश बहुत ज्यादा है। और ऐसे लग रहा था कि सन्नाटा है बाजारों में, हालांकि रश था, लोग उतने ही थे लेकिन सन्नाटा लग रहा था, हाँ, खुला खुले खुला बाजार बाजार थे। हाँ जी, तो ये होना चाहिए, इस तरह ही होना चाहिए। लेकिन देखें जो मैं अली नारू इसको एक सिंप्लीफाई करके बताता हूँ लोगों को कि जो जगह बाइक्स ने घेरी हुई है या मोटरसाइकिलों ने या हाथ रेडियो ने घेरी हुई है, जब वो जगह खत्म हो जाएगी तो वहां पर लोग घूमेंगे, ग्राहक घूमेंगे, आपके खरीदार घूमेंगे। मेरे ख्याल में ताजरों को बात समझ आ रही होगी। तो मेरे ख्याल में जिस खरीदार ने वहां का रुख नहीं करना सिर्फ इस वजह से कि वहां पर मोटरसाइकिलें हैं, वहां पर हाथ रेडियां हैं, वहां पर गैर कानूनी पार्किंग है, वहां पर लोडर रिक्शे हैं, तो जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वहां पर ग्राहक आएंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा। और बाजारों का मकसद ही वहां पर इस वक्त जो वन सिंगल एजेंडा है ना, वो ये है कि वहां पर गाहकी चलानी है, आपने रेवेन्यू जनरेट करके देना है, गवर्नमेंट को भी और खुद के लिए भी। जब आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, नौकरी के मौके पैदा होंगे, आपका कारोबार एक्सपेंड होगा, आप 2 के बजाय 4 मुलाजिम रखेंगे, 2 के घर मजीद भी चूल्हा जल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये ऐसा होना, अगर इसको मुस्तकबिल के लिए सोचा जाए तो ये ताजरों का ही बेनिफिट है। बिल्कुल ऐसे ही है शिराज। अगर ताजर खुद के हवाले से ये चीज़ को देखें और मुस्तकिल तौर पर देखें कि आने वाले दिनों में इसके असरात क्या होंगे, तो यकीन मानिए वो इन ऑपरेशंस के कभी खिलाफ नहीं जाएंगे, बल्कि इसका साथ में इसका हिस्सा बनेंगे और खुद ज़िले इंतजामिया का साथ देंगे। देखें जैसे आगे आपने पहले बात की है ख़वातीन के हवाले से कि वो बाज़ार जहां पर रश नहीं होता उनको प्रेफर करती हैं ख़वातीन कि उस जगह पर जाया जाए। आप बाजार की बात कर रहे हैं, आप रोड को देख लें, आप सड़क को देख लें किसी को, जहां पर हमें अंदाजा होता है, मतलब कि मुझे शाम को अंदाजा है कि शाम के वक्त मैंने अगर सत्याना रोड पे जाना है तो मैंने झाल से नहीं गुजरना, क्योंकि मेरे 10 से 20 मिनट ऊपर लग जाने हैं, वहां पर ट्रैफिक इस कदर ज्यादा होगी। मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर से कहीं से कट शट लेकर जाऊंगा, मैं उस सड़क पर नहीं जाऊंगा। और जहां पर मैंने खरीदारी के लिए जाना है किसी बाजार में और मुझे पता है कि वहां मेरे 20 मिनट की जगह मेरा 1 घंटा लगना है, तो मैं उस बाजार में भी कतन नहीं जाऊंगा। तो इसका मकसद क्या है कि अगर आप तजावुज़ात खत्म करवा रहे हैं या खत्म हो रहे हैं तो इसको खुश आइंद जाने। और दूसरा इसका पहलू क्या है कि 8 बाजारों में खुदा न खास्ता जब भी हम देखते हैं कोई हादसा पेश आता है, कहीं पर आग लग गई है, कहीं पर आतिशबाजी का वाकया पेश आ गया है, तो एम्बुलेंस को या फायर ब्रिगेड को वहां पर पहुंचते ही कई जो ज्यादा टाइम है वो लग जाता है, जिसकी वजह से वो जो आग है वो ज्यादा भड़क उठती है। हमने आखिरी वाला जो हमारा वाकया पेश आया इधर कारखाना बाजार में और कचहरी बाजार में, वो आप ही ने कवर किया था, अंदोनाक वाकया था। और उसमें जो बड़ी वजह सामने आई थी वो ये थी कि बर वक्त वहां पर फायर ब्रिगेड का अमला ही पहुंच नहीं पाया था, क्योंकि वहां पर तजावुज़ात और पार्किंग वगैरह के लिए जो अंदरून की गलियां हैं वो वहां पर आप जाने का सोच भी नहीं सकते। अगर किसी घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है, मतलब कि मैं अगर सोचूं कि जंग बाजार का कोई रिहायशी घर है वहां पर और कोई इमरजेंसी हो गई है, वहां पर एम्बुलेंस ने जाना है और कमोबेश शाम के 4 से 5 बजे हुए हैं, ठेले पे ठेला है, रेडी पर रेडी है और पांव पर पांव चढ़ा हुआ है आवाम का, वहां पर एम्बुलेंस का जाना नामुमकिन है और वहां से मरीज को बाहर लेकर आना नामुमकिन है। तो आप फकत तजावुज़ात को खरीदारी की नजरिए से ना देखें, या इस कदर के यहाँ पर बाजार है ये चीजें, वहां पर रिहायशी भी हैं, वहां पर रिहायश पजीर भी हैं लोग, पुरानी इमारतें हैं, अंदरून शहर के रिहायशी भी हैं बड़ी तादाद में। अगर आप तजावुज़ात खत्म करवा रहे हैं और तजावुज़ात खत्म हो रहे हैं तो यहाँ पर ज़िले इंतजामिया को एक मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए और ये सोच लेना चाहिए कि इस कदम से हमने पीछे नहीं हटना। जैसे गुज़श्ता वक्फे से पहले फजील ने जिक्र किया कि एक दिन भी शायद अमल ना हो पाए, तो बिल्कुल बजा फरमाया इन्होंने, क्योंकि हमारा अमल ये है, हम करते ये हैं कि जब भी हमने कुछ करना है और हम करने पे आए हैं तो हमने सब कुछ कर दिया है, हमने अपनी रिट भी कायम कर दी, हमने मशीनरी पहुंचा दी वहां पर, हमने 2 से 3 दिन में सब कुछ क्लियर करवा दिया। और उस क्लियर करवाने को कायम रखना जो कि सबसे जरूरी है, सबसे मुश्किल है, वो हम नहीं कर पाते और वो हम देखते हैं कि वो बेढंगी सी पुरानी तरकीब, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ऑपरेशन हो चुके हैं, मगर 3-4 साल 5 साल पहले भी एक बड़ा जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन हुआ था, कोविड से पहले की बात है,
जिसमें इन्होंने पक्के तजावजात तोड़ दिए थे इसी तरह से क्रेन्स लगा के। मेरे को पीटीआई का दौर था उसमें। आप उससे फैजुल्लाह पहले चले कमुका जाओ। थे, अयूब जड़ावाला रोड। अयूब बुखारी साहब थे हाँ। एसी सिटी यहाँ पर, और वो भी बस छोड़ दें बात के, उसमें क्या हकीकतें हैं सारी। वो भी सियासत की नजर हो गया। सियासत की नजर और कुछ पीर की नजर, हाँ पैसा पीर, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी नजर हो गया सारा कुछ। हाँ, फिर वो मुझे लगता है फिर गवर्नमेंट के अंदर से ही कुछ सिफारिशें लेकर आए थे। फैसला का मौका आ गए थे, जड़ावाला रोड का हाँ रोक दिया था उन्होंने, नहीं यहाँ पे नहीं होने जी, ये लीगल बैठे हुए हैं। और ये वो लीगल नहीं बैठे हुए, वो मंथली देते हैं, मंथली देते हैं। वो कॉर्पोरेशन को जो बंदा अंडर द टेबल मंथली दे रहा है, तो वो लीगल कैसे तो हो? लीगल ही है वो भाट साहब, उनके लिए तो लीगल है ना। वो उनके लिए लीगल है। कर लेते हैं। हाँ हाँ, वो लीगल कर देते तो हैं। फिर अंडर द टेबल ना दें पैसे, फिर सबके सामने दें। नहीं, वो फिर इस तरह नहीं सीक्रेट लेते। लीगल होता है। लीगल बना लिया जाता है मेरे हाँ ख्याल में। तो मेरे ख्याल में ये वाकई में काबिल अफसोस है कि, लेकिन हम इस पर डीसी फैसलाबाद और हमारे इदारों को, और जो इस वक्त इस ऑपरेशन का हिस्सा बन रहे हैं, उनको खैराज तहसीन पेश करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस ऑपरेशन को कर रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ अली नारू मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं फैसलाबाद शहर के अंदर जो इसको फैसलाबाद शहर को तजावजात से पाक किया जा रहा है, इस पर इंतजामिया जो मेहनत कर रही है और जिस काविशों कोशिशों के साथ लगी हुई है, हमारा सिर्फ यही एक मुतालबा है कि इस कोशिश को रोका ना जाए। क्योंकि फजील, अब मैं क्योंकि इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ इस सेगमेंट के, तो मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगा कि रुक जाता है। हमने ऐसा नहीं है, मैं इंतजामिया को बताना चाहूंगा, ये आप भी बताइएगा कि पहली दफा नहीं हुआ, इस नौयत के ऑपरेशन पहले भी हो चुके हैं। इन्होंने क्रेन्स लाकर, रेजिस्टेंस आई, इन्होंने उसके बावजूद तजावजात तोड़े, खत्म किए, ताजरों को समझाया, मीटिंग्स हुई, प्रोटेस्ट हुए, मुजाहरे हुए, तोड़ फोड़ भी हुई। ये सब कुछ पहले भी हो चुका है, ये सब कुछ हमारे लिए कुछ नया नहीं है। बिल्कुल, हमारे लिए नया ये होगा कि ये कायम रहे। देखें भाट साहब, अगर तो ये कायम कर जाते हैं, अगर इससे बड़ी अच्छी कोई चीज इससे बड़ी कोई चीज नहीं होगी। और इस वक्त के मौजूदा जो डीसी हैं, जो एसीज और ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी सीईओ हैं, इनको फैसलाबाद शहर के अंदर याद रखा जाएगा। आप यकीन करें कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त 99% लोग जो हैं वो इस ऑपरेशन के हक में कमेंट्स कर रहे हैं। बिल्कुल कि ये बिल्कुल बहुत अच्छा किया गया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन लोग साथ ही एक ये वर्ड लिखते हैं कि ये कायम रहे तो कायम रहे। अब लोगों को भी ये पता है कि हमने पहले भी कई बार इसको देखा है, हम कई फेजेस से गुजर चुके हैं पहले भी, और ये जो अफसरान कर रहे हैं इनको नहीं शायद पता कि हमने पहले भी ये बहारें देखी हैं, ये पहली दफा बहार नहीं आई। तो अब उम्मीद तो यही है, और इसमें सबसे ज्यादा इस बहार के बाद हमने खिजा भी देखी है। खिजा भी देखी है। वो खिजा ना आए। इस ऑपरेशन का सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है वो अजमत फिरदौस साहिबा को जाता है कि वो डटी हुई हैं, वो किसी प्रेशर में नहीं आई, वो उन्होंने किसी का प्रेशर नहीं लिया, और वो सिर्फ एक चीज़ है, वो कहती हैं कि मैं बस इस चीज़ का सफाया करूँ, तजावजात मैंने नहीं रहने देने। और सिर्फ 8 बाज़ारों में नहीं, आप मंसूराबाद को जाकर देखें, मंसूराबाद को इस तरह से साफ कर दिया है कि आप अगर कभी पहले गए थे मंसूराबाद, अब दोबारा जाएंगे तो आप भूल जाएंगे कि मैं मंसूराबाद आ गया। गली नंबर 8 है। ठीक है, वो मतलब हर जगह पे, गुलाम मोहम्मदाबाद, जाल पे भी, सत्याना रोड पे, वहां पर भी बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है। मसला ये है, मंसूराबाद जो आप कह रहे हैं वो 66 फुटिया बाजार है? 66 फुटा बाजार, 8 नंबर, वो सारा मेन बाजार बिल्कुल सही, बिल्कुल है। उसने साफ कर दिया, हर पदरा कर दिया। पदर कर देता, पंजाबी जी नहीं कहते, आल्टर हर चीज वो कर दिया। तो मुझे अजीब ये बताइए, जो ये पदरा कर दिया, ये पदरा रहेगा हमारी, हम क्योंकि मैं जैसे पहले बताया कि अब इख्तिताम की तरफ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम इस पर कुछ ना कुछ ऐसे नोट्स देकर ये इख्तिताम करें सेगमेंट का कि हम कम से कम ये बता सकें कि यार इसको कंटिन्यू रखें, ये चीज़ कंटिन्यू, लोगों का माइंड मेकअप करें कि यार ये तजावत गलत है, ये सही नहीं है। मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इस वक्त एक शेयर करना चाहूँगा कि जनाब, मेरी ज़िंदगी मुसलसल सफ़र है, जब मंजिल पर पहुँचे तो मंजिल बढ़ा दी। क्या अब अगर आप मंजिल पर पहुँच चुके हैं, अब आपने इख्तिताम नहीं करना है,
देखें, कामयाबी हासिल करना बड़ा काम नहीं है, कामयाबी में तसलसल लाना, कामयाब रहना, कामयाबी को मेंटेन करना ये बड़ा काम है। आपने ऑपरेशन कर दिया कामयाबी है, को संभालना हर एक को अब नहीं आता। आपने करना क्या है यहाँ पर? आपने देखें, एक चीज है काउंसलिंग, बड़ी जबरदस्त चीज है काउंसलिंग। आपने ताजरों की काउंसलिंग करनी है कि ये हमने आपके खिलाफ काम नहीं किया है, ये हमने आपकी बेहतरी के लिए काम किया है और आने वाले दिनों में आप इसके समरात देखेंगे। और बाकायदा इसकी बैठकें होनी चाहिए डीसी ऑफिस में और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। और ताजरों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये लोग हमारे खिलाफ हैं, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमारे खिलाफ है, ये डीसी हमारे खिलाफ है, ये कमिश्नर हमारे खिलाफ है, ये जो स्क्वाड बना हुआ है, ये जो इन्फोर्समेंट सेल बनाया गया है, ये हमारे खिलाफ है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखें, जब तक रेजिस्टेंस आती रहेगी आप किसी भी चीज को कामयाबी के साथ लेकर नहीं चल पाएंगे। जब आप पीछे होंगे वो चीजें दोबारा वहां पर आ जाएंगी। ताजर अंदर सोच रहा होता है ये डीसी चेंज होने दो। मुझे है ना वो अर्तुलुर का वो हानली बाजार याद आ गया। अर्तुलुर ने एक उसमें डायलॉग बोला था कि मैंने इसके तमाम रास्ते पुरअमन बना देने हैं, रोम से लेकर कैसरो कसरा तक सब यहां पर आएंगे तिजारत के लिए, कुस्तुन दुनिया तक। तो ये वाला जो जुमला था ये बहुत अहम था उस दौर में कि एक बाजार को हमने कि सबके लिए पुरअमन बना देना है। तो ये जो बाजार है, हमारे 8 बाजार हैं, जो कि जाना ही फैसलाबाद इन 8 बाजारों से जाता है। ये सनती शहर है, उसके 8 बाजार हैं, यही कुछ है हमारे पास। अगर हमने उसको भी मेंटेन नहीं करना तो हमने किसको करना है? हाँ। हम घड़ियाल का रोना रोते रहते हैं, भाई इसका घड़ियाल बंद है, इसकी सुइयां रुकी हुई हैं, वो ठीक कर दो। ये हमारा सनती भी है, ये हमारा तारीखी विरसा भी है, आपने इसको मेंटेन करना है। तो यहां पर कभी भी आप ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन निकाल दे अपने जहन से या जिले इंतजामिया कि हम रिट से इस काम को कामयाब बनाएंगे, नहीं। आप ताजरों की मदद से इस अमल को कामयाब बना सकते हैं। ताजरों को एक मेज पर लाएं, उनके साथ मुसलसल गुफ्तगू करें, हर बंदे को ऑन बोर्ड लें और उनको बताएं इसके समरात क्या होंगे, क्या कुछ होगा। और जो मसाइल उनको आते हैं, जाहिर बात है दूसरी पार्टी भी है आपके सामने, उनको पार्किंग मसाइल पेश आते हैं, उनको वहां के लिए पहुंचने के लिए मसाइल पेश आते हैं, तो उसके लिए भी आपको इकदाम करने हैं और जल्द अज जल्द इकदाम करने हैं कि जो आपने ये बड़ा कदम उठाया है, उन छोटे छोटे इकदाम की वजह से ये बड़ा कदम आपका मजबूत रहे, वाज़े रहे और आने वाले दिनों में इसके जो तमाम तर समरात हैं वो ताजरों से होते हुए हर शहरी को पहुंचे जो इन 8 बाजारों में किसी ना किसी तरीके से अपनी किसी भी चीज के हसूल के लिए यहां पर पहुंच रहा है। और यकीन मानिए, जब ये काम हम इसमें तसलसल ले आए और हमने ताजरों के पल्ले ये बात बांध दी कि जनाब अब यहां पर तजावुजात करना मुमकिन नहीं है, किसी भी तरह मुमकिन नहीं है, तो यकीन माने ताजर भी इतनी कोई रही सही, वो क्या कहते हैं कि इतने कोई अटके हुए लोग नहीं है कि जिन्होंने अपनी अना का मसला बना लेना है कि हमारे जो तजावुजात हैं वो तो कायम होंगे, बाहर फट्टा लगेगा, काउंटर लगेगा, ठेला लगेगा, फिर ही मेरी दुकानदारी चलेगी। ऐसा कहीं भी नहीं है। ताजरों के लिए एक ऐसी जगह हो जाना और उनके लिए एक मार्केट का हो जाना, वहां पर शहरियों का आराम से पहुंचना, रोजाना की बुनियाद पर खरीदारी करना, ये ज्यादा अहम है उन तजावुजात के जहां पर मैं सोचकर इस खौफ के मारे ना जाऊं कि वहां पर तो जनाब जाना मुहाल है, अगर चला गया तो बाहर आना मुहाल है, किसी जगह पर मैं अटक गया तो वहां पर पार्किंग के मसाइल हैं, मेरी बाइक चोरी होने का खदशा है। ये दूसरा आंसर है इसका। तो इन सब चीजों का एक ही हल है, वो है आपकी बातचीत, गुफ्तगू, मुसलसल ताजरों को ऑन बोर्ड रखना। वो आप बैठ के करें, वो डीसी करे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करे, कमिश्नर करे, सीपीओ करे, कोई भी है, आला हुकूमती ओहदेदारान है, जिले इंतजामिया के ओहदेदारान है। जब बातचीत जारी रहेगी, रोजाना की बुनियाद पर ब्रीफिंग देते रहेंगे, रोजाना की बुनियाद पर उनको बताया जाएगा कि ये समरात हासिल हो रहे हैं, ये लोग हो रहे हैं, ये देखें अब 8 बाजारों का ये हाल है, ये लोग इतने आते थे अब इतने आते हैं, पुरकशिश हो गया है, सियाहत अलग से बढ़ गई है, टूरिज्म अलग से बढ़ गया है, लोग बाहर से आ रहे हैं, आपकी हर दुकान तक रसाई हो गई है। जो मैं सोचता था कि मैंने जंग बाजार की फलां दुकान में नहीं जाना, वहां पर आगे ठेले पड़े हुए हैं, यहां पर खवातीन ने नहीं जाना, यहां पर शहरियों का बहुत, मर्दों का बहुत रश है यहां पर। तो ये सारी चीजें जब हम खौफ और हरास जहन से निकाल देंगे तो एक पुरअमन सा बाजार हमारे जहन में आएगा, ऐसा बाजार जहां पर खरीदारी भी हो रही है, लोग भी जा रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर उसकी तादाद भी बढ़ रही है। अच्छा, तजावुजात होते पता क्यों है, रेजिस्टेंस क्यों आती है ताजरों की तरफ से? वो इसलिए आती है क्योंकि हम वी ह्यूमन बीइंग, हमें ना अपने ऊपर कोई अथॉरिटी पसंद नहीं है। ऐसा ही है। अब एक इंसान की नेचर होती है, इंसान को पुलिस पसंद नहीं होती है क्योंकि पुलिस की अथॉरिटी होती है उसके, वो रोकता है मुझे, मेरी चेकिंग करता है, मेरी तलाशी लेता है, तो मुझे अथॉरिटी पसंद नहीं होती। एक स्टूडेंट जो होता है क्लासरूम के अंदर, वो हमेशा टीचर के होते हुए भी टीचर का ध्यान थोड़ा सा भटकेगा ना, वो खड़ा होगा जानबूझ के कि उसकी अहकामात या उसकी हिदायत को किसी तरह वॉयलेट करे। तो वो हमें अथॉरिटी पसंद नहीं होती है। जब हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी आ जाती है ना, हम उस कॉज को छोड़ देते हैं। कॉज क्या है? तजावुजात खत्म करने हैं, जिस तरह अली नारू ने कहा कि सेल बढ़ानी है, फैसिलिटेट करना है। हम कॉज को भूल जाते हैं, हम पर्सनल ले लेते हैं। अच्छा, ये मुझे अथॉरिटी देगा,
अच्छा ये मुझे अहकाम देगा, मुझे बताएगा, इसको जालन मैं बताता हूँ, इसने चले जाना है, मैंने तो यहीं रहना है। तो मेरे ख्याल में ऐसे कुछ लोग होते हैं, ताजिर रहनुमाओं से भी अपील है कि उन कुछ लोगों की बात मत सुने, मेजोरिटी को देखें और एक लार्जर कॉज को देखें। वो कॉज क्या है? वो कॉज ये है कि लोगों के लिए फैसिलिटी, उनके लिए सहूलत पैदा करनी है। बहुत शुक्रिया अली नानू में ज्वाइन करने के लिए। फजील आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज बट आपको खुशामदीद कहता है। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं आज के रेट्स की तरफ, आज के भाव की तरफ। आज के भाव के वाले से गुफ्तगू करेंगे। आज के रेट लिस्ट जो है, जो मार्केट कमेटी की जानिब से निकाली जाती है, उसके मुताबिक नर्ख क्या रहेंगे, जानते हैं आज के भाव के सेगमेंट में। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद है। फसी बताएगा आज रेट्स क्या रहेंगे रेट लिस्ट के मुताबिक। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज मंगल की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का जो गोश्त है एक बार फिर महंगा हुआ है। 9 रुपये अजाफे के बाद 581 से 590 रुपये हो चुका है। आलू साहब का कीमत पर बरकरार है, 60 रुपये फी किलो है। प्याज 5 रुपये कमी के बाद 100 से 95 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। टमाटर 4 रुपये कमी के बाद 118 रुपये से 114 रुपये हो चुका है। और इसी तरह अदरक चाइना 5 रुपये इजाफे के बाद 335 से 340 रुपये में फरोख्त हो रहा है। लहसुन चाइना अपनी साबका कीमत पर कायम है, 620 रुपये है। फूल गोभी 5 रुपये कमी के बाद 45 से 40 रुपये हो चुकी है। घिया कद्दू 75, बैंगन 55 और मटर जो है वो 5 रुपये कमी के बाद 105 से 100 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। शिमला मिर्च 40 रुपये कमी के बाद 250 से 210 रुपये हो चुकी है। गाजर साहब का कीमत बरकरार है, 32 रुपये फी किलो है। फलों की तरफ देखा जाए तो सेब काला कुलूस साहब का कीमत के ऊपर कायम है, 270 रुपये फी किलो है। केला साहब का कीमत पर कायम है, 150 रुपये फी दर्जन है। अनार कंदारी 450 रुपये फी किलो है। और इसी तरह चिकोतरा बगैर अदोबदल के 200 रुपये फी किलो के ऊपर कायम है। अमरूद बगैर अदोबदल के 120। अंगूर टाफी साहब का कीमत पर कायम है, 240 रुपये फी किलो है। और इसी तरह किन्नू अव्वल अपनी साहब का कीमत पर कायम है, 340 रुपये दर्जन है। और इसी तरह देखा जाए तो फ्रूटर माल्टा बगैर रद्दबदल के 155 रुपये फी दर्जन है। देखा जाए तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त जो है वो 9 रुपये महंगा हुआ है, जबकि फलों और सब्जियों की कीमतों में रद्दबदल रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया जी। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद थे, जो मैं आगाह कर रहे थे रेट्स के हवाले से। और आज की रेट लिस्ट के मुताबिक निर्ख क्या रहेंगे सब्जियों के, फलों के, गोश्त के, अंडों के, ब्रायलर, मटन और बीफ के। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम की ओर, चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ। हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इस मौजू के ऊपर हमेशा बात करना चाहता हूं और हमेशा करता भी रहूंगा, और वो है फिटनेस। मैं हमेशा कहता हूं कि सेहत जो है वो सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि जब ये चले जाती है तो आप अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिडन किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो कि वो फिर मोहताज हो जाता है, वो लोगों का मोहताज होता है, वो फिट नहीं रहता। तो हम सेहत की वैल्यू उस वक्त तक नहीं करते हैं जब तक ये चली नहीं जाती। उसकी वजह ये होती है कि ये हमारे पास पहले से मौजूद है। जो चीज़ हमारे पास इनहेरेंटली मौजूद है उसकी कदर नहीं होती है। जो चीज़ हमने कमाई होती है कुछ एफर्ट करके, उसकी कदर हमें होती है। सेहत की कदर तब होती है इंसान को जब वो हॉस्पिटल के बेड पर होता है, खुदा न खास्ता। फिर वो सोचता है कि यार मैं कुछ अच्छा खा लेता, अपनी फिटनेस का ख्याल रख लेता, जिम ज्वाइन कर लेता, कुछ थोड़ा सा सेहतमंद हो जाता। तो आज इस नौयत की ऐसी एग्जाम्पल हमारे पास स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, जो कि एक नौजवान है। और नौजवान नस्ल को खास तौर पर जब ये एहसास हो जाए कि अपनी सेहत का ख्याल किस तरह से रखना है और वो अच्छे शौक पालना शुरू हो जाएं रिलेटेड टू देयर फिटनेस, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अच्छा शौक कोई भी नहीं हो सकता, इससे ज्यादा अच्छी हॉबी कोई नहीं हो सकती कि आप अपना दिल वहां लगाएं और कमाई का जरिया भी उसको बनाएं जहां पर आप फिट भी रहें, आप सेहतमंद भी रहें, आप तवाना भी रहें, और इसके साथ साथ आप अपना रिस्क भी उसी प्रोफेशन के अंदर तलाश करें। तो ये सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। अगर मैं एंकर ना होता, अगर मैं जर्नलिस्ट ना होता, जर्नलिज्म की तरफ ना आता, तो मैं फिटनेस ट्रेनर होता। तो ये मेरा इस हद तक फेवरेट प्रोफेशन है। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस हवाले से बात कर रहा हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है बड़े ही स्पेशल गेस्ट, उनका तारुफ आपको करवा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं शेख अब्दुल हनान, जो कि जूनियर मिनिस्टर फैसलाबाद हैं। थैंक यू सो मच हनाना में ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर नागरा, जो कि कोच हैं, नेशनल एथलीट हैं। ताहिर साहब, आपको वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, आप दोनों की अचीवमेंट्स के हवाले से बात करें तो सबसे पहले तो मैं हनान आपसे बात करना चाहूंगा। मैंने सबसे पहले आते ही आपसे आपकी एज पूछी थी, बिकॉज यू लुक वेरी यंग, और इतनी यंग एज के अंदर बजाय इसके कि आप इस मोबाइल फोन के एडिक्ट हो जाएं, बजाय इसके कि आप कंप्यूटर के एडिक्ट हो जाएं,
बजाय इसके कि आप किसी दूसरी चीजों के अंदर पड़ जाएं। आप जब ये चूज कर लेते हैं कि मैंने एक ऐसा प्रोफेशन चूज करना है जो ना सिर्फ मेरे लिए बेहतर है बल्कि मेरी फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है, और अगर लोग मुझे देख के मोटिवेट होते हैं तो वो भी फिटनेस की तरफ आ रहे हैं, सो दिस इज काइंड, मैं समझता हूँ कि ये एक सवाब की नीयत भी है, क्योंकि आप लोगों को फिट करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहूंगा मुझे बताइएगा कि सबसे पहले आपके माइंड में क्या आया था कि आपने कहा था कि मैं फिटनेस की तरफ आऊंगा और मैं एक्सरसाइज करूंगा? बस भैया हमारा खानदानी शौक है, हमारे कज़न वगैरह जितने भी है सारे शुरू से गेम करते आ रहे हैं। अच्छा। तो उनकी तरफ देख के मुझे शौक पैदा हुआ। मेरे पापा है जो से वो भी अपने दौर में कंपटीशन खेलते थे, उन्होंने कुछ बड़ा मोटिवेट किया मुझे। और कुछ हमारे माशाल्लाह ताहिर भाई है, इनके मैं वीडियो देखता था टिकटॉक पे अक्सर। अच्छा, देखते होते थे? जी, जब मैं जिम नहीं जाता था तो इनको तरफ देखना कि लोग इनको इतना प्यार देते हैं। ये कितने साल पहले की बात है? तकरीबन 9th में पढ़ता था मैं, 5-6 साल पहले। अच्छा, 5-6 साल। जी, तो तब मैं इनके टिकटॉक भी देखता होता था कि ताहिर भाई कुछ भी नहीं थे, जब कंपटीशन जीतते हैं तो माशाल्लाह कहाँ से कहाँ चले गए। तो इन्होंने मुझे मोटिवेट किया दोबारा कि नहीं हनान भाई आप आओ दोबारा। तो माशाल्लाह मिस्टर फैसलाबाद जूनियर। आपने स्टार्ट कब की? 2009 में? नहीं, मुझे भी 1.5 साल ही हुआ है बस। अच्छा, आपको स्टार्ट किया 1.5-2 साल हुए हैं, और माशाल्लाह जूनियर फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएगा कि कभी ऐसा लगा, कभी ऐसे मोड़ पे आया कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बड़ा टफ है, बड़ा नहीं, मुश्किल कभी है? भी नहीं। हमेशा ही सोचते रहे कि मैंने करना है। कुछ ही घर वालों की सपोर्ट है अच्छा। कि उन्होंने मुझे कभी गिरने नहीं दिया नीचे। कुछ मेरी खुद की मेहनत है, वो आज रंग ले जी। अच्छा, 1.5 साल पूरे अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल हुए, 2 साल हुए? जी, 1.5 साल। अच्छा, तो जब स्टार्ट में ही आपको ताहिर साहब मिल गए या पहले स्टार्ट अकेले की थी? मैंने स्टार्ट अकेले की थी। ताहिर भाई तो मुझे भी 6 to 7 मंथ हुए हैं। जब आप किसी एक प्रोफेशन में जुड़ जाते हैं तो आपको उस प्रोफेशन से रिलेटेड प्रोफेशनल्स मिलना शुरू हो जाते जी, हैं, ऐसे। फिर आपको मोटिवेट करने वाले बड़े लोग मिलते हैं कि हाँ जी करो, इस तरह। तुम कर सकते हो तुसी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया तब आप अकेले थे, अकेले कितनी देर एक्सरसाइज की? मतलब जिम जाता है बंदा ऑफ एंड ऑन, कभी चला गया, कभी इतवार की छुट्टी कर ली, कभी नहीं गया, ऐसे ही उसको इजी लिया था पहले? नहीं, छुट्टी तो हमारे बीच में है नहीं थी। जिस दिन छुट्टी मैं बिल्कुल शुरू की बात कर रहा हूँ। जी, शुरू में ही। अच्छा, छुट्टी नहीं करता। जब छुट्टी करनी तो बीमार हो जाना, बुखार चढ़ जाना 102 या 103। साथ मेरा फ्रेंड होता था सामने, उसके साथ मैंने शुरू किया। करते करते काफ़ी फ्रेंड्स मिले मुझे। तो माशाल्लाह अब उस्ताद शाकिर जैसे मुझे उस्ताद मिले और ताहिर भाई जैसे फ्रेंड्स मिले, भाई मिले। तो अब आपके सामने मिस्टर फैसलाबाद जूनियर बैठे हैं। जबरदस्त माशाल्लाह। अब्दुल हनान इज अ मोटिवेशन फॉर ऑल द यूथ, फॉर ऑल द यंगस्टर्स। और मैं जब यंगस्टर्स की बात होती है तो मैं तो बड़ा मोटिवेट करता हूं लोगों को कि यार ऐसे प्रोफेशन चुनें। यकीन करें, इसमें ना सिर्फ एक अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रो करने की, आप जिम इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, आप अपना जिम खोल सकते हैं, आप ट्रेनर बन सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर बन सकते हैं। तो ये इसमें एक बहुत अच्छा पोटेंशियल भी है, और इसी चीज को जब आप ऑनलाइन लेकर आ जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई चीज नहीं होती। तो अब बात करते हैं ताहिर नागरा साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ट्रेनर हैं, जिन्होंने बनाया है शेख अब्दुल हनान जैसा एक बॉडी बिल्डर। तो वो खुद क्या बुलाओगे तो मुझे बताएगा कि आपने स्टार्ट कैसे की एक्सरसाइज? सर, हमारा तो स्टार्ट बहुत ग्रास रूट लेवल से है। लाइक मैं तो यही बात कहना चाहूंगा, नाम मेरा छोटा भाई भी है, मैं तो समझ ले साथ मजदूरी करता था, साथ पढ़ता था और साथ गेम करता था। इस हद तक का जुनून था मुझे। जबरदस्त। और ये कब की बात है? कौन? ये 2014-15 की बात है। 2014 में आपने स्टार्ट किया? यकीन करें, साथ मेहनत करता था, साथ काम करने जाता था, और शाम को अकेडमी जाता था, रात को जिम जाता था। जबरदस्त। इस नीयत का हमें तो जुनून था। अच्छा, जिम आपको कितना देर करना पड़ती है? मतलब दिन में 1 दफा 2 दफा? सर देखें, इसका ना एक मुकम्मल शेड्यूल है। ठीक है। आपने जब प्रेप में होना है, उसमें आपको डिफरेंट शेड्यूल करना पड़ना है अपनी बॉडी के टाइम को। लाइक आपने मॉर्निंग डेज में अपना कार्डियो रखना है, अपना एब्स की ट्रेनिंग रखनी है मॉर्निंग में लाइक फर्स्ट टाइम में विदाउट ब्रेकफास्ट? नहीं, आपने उसकी रिलेटेड चीजें लेनी है। लाइक अपना एनर्जी को चार्ज भी तो करना है ना, उसके बाद जाके वर्कआउट लेना है। ठीक ठीक है, वर्कआउट बिल्कुल निहार पेट नहीं? नहीं सर, कभी भी नहीं, ये तो करना ही नहीं है। आपने हल्की सी कॉफी पी लेनी है, लाइक कोई एप्पल खा लेना है, ग्रीन एप्पल, अपनी बॉडी के हिसाब से हल्का फुल्का। जी सर, हल्का सा प्री वर्कआउट करके आपने चले जाना। कार्डियो करना ज्यादा? जी सर, आपने अपना कार्डियो स्टेशन, जो भी आपने स्ट्रेंथ करनी है, कार्डियो करना है, वो आपने मॉर्निंग का जो शेड्यूल होना है उसको करना। जैसे मैं मिस्टर पाकिस्तान खेल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें मैंने अपना मॉर्निंग में कार्डियो, एब्स, एब्डोमिनल की ट्रेनिंग रखी होती है, वो हम लगाते हैं। सुबह 1 घंटे का शेड्यूल करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। देन इवनिंग की ट्रेनिंग है, उसमें हमने 1 मसल को ट्रेन करना है। और देन फिर आपको पता है वीडियोस का सीन
बिल्कुल सही। अच्छा, फिर शाम में आपने मसल को ट्रेन करना है? जी सर, शाम। यानी 2 टाइम हो गया एक्सरसाइज? जी सर, 2 टाइम। और जो सुबह आपने कार्डियो करनी होती है वो कितनी देर होती है? 1 घंटा 2 घंटा या सर आधा सर घंटा? देखें, आप बॉडी बनानी है, आपने अपने ऊपर जुल्म नहीं करना। बिल्कुल सही। सर आपने एक तरतीब से चलना है, लॉन्ग टर्म चले, थोड़ा थोड़ा चले, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को फॉलो करें। मैं एक बात अक्सर बड़े लोगों को कहता हूं कि ये गेम ही डिसिप्लिन की है। जो बंदा मैनर्स और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता वो बंदा बॉडी नहीं बना सकता। यकीन करें, आप शवारमा बर्गर खा के 6 पैक नहीं बना सकते। ओहो, यकीन करें नहीं बना सकते। मेरे नहीं बनते, आपके कैसे बनेंगे? मेरे एक स्टेज ऐसी आती है जब आप इस फास्ट फूड को, शावरमा और बर्गर को, पिज्जा को इतना इग्नोर करते हैं कि एक स्टेज पे आके आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है। सर आप यकीन करें, आपको अट्रैक्ट नहीं करते? नहीं खाते। अच्छा, चीट मील में भी नहीं खाते? सर खा लेते हैं। चीट मील में तो वो मेरे ख्याल में चीट मील इस वजह से होना चाहिए, जो मुझे लगता है, जो मैंने सीखा है, मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगा। चीट मील इस वजह से होता है कि वो आप बीमार ना पड़ जाएं। जी सर। कभी हल्का सा डी ट्रैक होए और आपको आपका डाइट फूड ना मिले, खुदा ना खास्ता आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको डाइट फूड नहीं मिल पा रहा, आप आउट ऑफ कंट्री गए हैं, आउट ऑफ सिटी गए हैं, आउट ऑफ टाउन गए हैं, वहां पे आपको आपका डाइट फूड नहीं मिल रहा, अब आपने कुछ ना कुछ तो खाना है। जी सर। आपको अगर वो खाना पड़ जाए या किसी शादी ब्याह पे खाना पड़ जाए तो इंसान बीमार पड़ जाता है, क्योंकि आपने इतना ज्यादा अपने आप को वो बना शिराज भाई, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। यकीन करें, यहाँ पे आता है आपका प्रोफेशनलिज्म और अपना गेम से प्यार। बिल्कुल सही। ठीक है, मसला ये है कि आप कहाँ गए हैं आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप मिसाल तौर पे आपके पास डाइट अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस मौजूद है। ये बात याद रखिएगा, आपके पास ऑप्शंस मौजूद है, आपने उस ऑप्शन में डाइट को चीट करना है। ठीक है, और चीट मील करना है, चीट डे नहीं करना सर। एक खाना आपने चीट करना है, वो भी आपने थोड़ा सा मैनर्स को देखते हुए। यकीन करें, आप हफ्ते में एक चीट कर लेते हैं ना तो आपकी बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मसला ये है कि आपने 6 दिन डिसिप्लिन को फॉलो करना। अब वो चीट मील भी ऐसा ना हो कि जी चीट मील है, ले आओ जी 3 लार्ज पिज़्ज़ा मेरे पास ऐसे लोग, एक्स्ट्रा चीज ऑन दैट। जी सर, मेरे पास सर ऐसे बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं सर हमारा पेट कम कर दें, हम खाना नहीं छोड़ सकते। मैं अब कैसे करूं सर? 70% तो आपकी डाइट होती ये है सर, देखिए आप मैनर्स डाइट में रखते हैं, आपको पता है यार मैं ये चीज खाऊंगा मुझे ये फायदा होगा। अच्छा सर, मुझे ये बता दें कि एक बंदा जो नाप नहीं सकता, हर बंदा नाप नहीं सकता मैंने कितनी कैलोरीज ली, इतनी 100 कैलोरीज ली, इतनी 100 कैलोरीज मैंने बर्न की, इतने पैसे खर्चे, वो फिर समझाते हैं इतने पैसे खर्चने, इतने अर्न करने। किसी चीज को, किसी इंसान को ये चीज समझ नहीं आती, ये मैथमेटिक्स समझ नहीं आती। उसको रफ अंदाजा बता दें कि उसको क्या खाना चाहिए, सुबह नाश्ते में क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाना चाहिए, शाम में क्या खाना चाहिए, अगर उसने अपना सिर्फ पेट कम करना है। सर इसका जवाब मैं पूरे एथलीट को, सब एथलीट्स को और उन कोचेस को दूंगा जो बच्चों को डी ट्रैक करते हैं कि आप नहीं बन सकते। बिल्कुल सही। मसला यह है कि आपके पास कोई सोर्स मौजूद है या नहीं है, आपके पास आपके अंदर पैशन मौजूद है। सबसे पहले तो वो होना चाहिए। ठीक है सर, पैशन और पेशेंस ये 2 चीजें हैं। जबरदस्त। ठीक है, ये गेम सिखाती है। बिल्कुल सही। मैंने 8 बैट जीते, 17 गोल्ड मेडल जीते, मैंने यही सीखा। जबरदस्त। ये मेरा छोटा भाई है, मेरा स्टूडेंट है, इसने भी यही मैं इनको बताता हूं। सर देखिए, अगर आपके पास मेजरमेंट के सोर्सेज मौजूद नहीं है या आपको पता नहीं है तो आपने अपनी बॉडी के हिसाब से चलना है। आपने देखना है कि मैं ये खा रहा हूं, मेरी बॉडी के ऊपर फैट आ रही, मैं ये खा रहा हूं, मेरे बॉडी के ऊपर फैट नहीं आ रही। ठीक है, आपने उन चीजों को देखना है। आपने देखना है यार आपके लिए व्हाइट एग्स फायदेमंद है, वो आपने वो लेने। आपने देखना है कि यार मेरी बॉडी के ऊपर बर्गर फैट कर रहा है, आपने वो नहीं खाना। सर अगर आपको मेजरमेंट आती है या नहीं आती, ये चीजें मैटर नहीं करती। आपको ये चीजें मैटर करती हैं कि आपने रोज जिम जाना, आपने रोज ट्रेनिंग करनी, 7/7 जाना है, छुट्टी नहीं करनी। आपने वीक में 1 दिन अगर रेस्ट करनी है तो आपने उसको मैनर्स के हिसाब से देख के चलना। अच्छा, मैनर्स के हिसाब से चलना है। अगर छुट्टी करनी है तो उसमें भी थोड़ा बहुत मेंटेन करना है अपने आप को। अगर थोड़ी बहुत वॉक करनी है या थोड़ी सी हल्की फुल्की रनिंग करनी है तो वो भी जारी रखनी है। फिटनेस के हवाले से, हेल्थ के हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर नागरा साहब, जो कि कोच हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, नेशनल एथलीट हैं। उनके साथ साथ शेख अब्दुल हनान मौजूद हैं, जो कि जूनियर मिनिस्टर फैसलाबाद हैं। तो हनान, मुझे बताइएगा कि
आपने एक्सरसाइज जो है वो आप 2 टाइम करते हैं एक दिन में या 1 टाइम करते हैं? नहीं, एक टाइम ही। 1 टाइम करते हैं, शाम के औकात में दिन? जी, शाम तक। शाम के टाइम। अच्छा, मुझे अब थोड़ी सी अपनी डाइट बताइएगा, क्योंकि अब आपको स्क्रीन पे भी लोग देख रहे हैं और आपकी बॉडी बिल्डिंग करते हुए, आपकी मिस्टर जूनियर बनते हुए की पिक्चर्स भी सामने आ रही है माशाल्लाह। मैं खुद मोटिवेट हो रहा हूँ। तो मुझे बताइएगा डाइट प्लान क्या रखते हैं? डाइट प्लान सिर्फ वाइट एग, बॉयल। सिर्फ white egg? जी, बॉयल चिकन। कितनी? 12 एग्स अ डे? जी, एक दिन के अंदर? एक दिन के अंदर। यानी दिन में आपने सुबह कितने खाने होते हैं? सुबह से 6 और ट्रेनिंग से पहले 6 खाने होते हैं। ट्रेनिंग से पहले शाम को? जी। अच्छा, यानी 12 हो गए। ठीक है, उसके अलावा? उसके अलावा बॉयल चिकन और बॉयल राइस। बॉयल राइस? जी। बॉयल राइस, बॉयल चिकन और बॉयल एग्स। जी। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत तो नहीं होती? नहीं। क्योंकि मैंने सुना है कि अगर जब आप बिल्कुल ऑयल को खत्म कर देते हैं जी जी। तो आपको फिर कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत? नहीं, कुछ भी नहीं। कभी नहीं? अच्छा, मैं यही क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, कुछ ऐसा होता नहीं? सर होता है, क्योंकि अभी इसके साथ तो नहीं हो रहा है। इसका बॉडी टू start- बॉडी वेरी करता है। उसका हनान का तो अभी स्टार्ट है ना, होता है जब आप कंसिस्टेंटली ऑयल से दूर रहते हैं। तो मैं तो खैर ओलिव ऑयल यूज करता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। बात बॉडी की टाइप होती है, हमें बहुत टाइम गुजर गया, जैसे जैसे ये मैच्योर होगा आगे आगे जाएगा फिर यूज कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी बन जाती है, इसमें ये चीज नहीं है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है आपकी जब प्रेपरेशन के या कंपटीशंस के डेज करीब आते हैं, फिर आपको ऑयल छोड़ना पड़ता है। उसमें आपकी बॉडी के हिसाब से आपको लेके चलना पड़ती हैं बहुत सारी चीजें, और ये सब चीजें फेस करना पड़ती हैं। अच्छा, ये ऑयल आपको छोड़ना पड़ता है, और ऑयल जब आप छोड़ते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। जी सर। मुझे लगता है आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, और बॉडी रिएक्ट करती है इन अ वेज कि या तो आप बीमार होंगे, या आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, अक्सर औकात ऐसा भी होता है। बिकॉज ये सारी चीजें मैंने विटनेस की हुई हैं, मुझे पता है ना ये सारी चीजें होती रही हैं। तो इससे बचने के लिए आपको डिहाइड्रेशन से भी बचना होता है? जी सर, इसके लिए आपको जो सोर्स है ना मेन, वो जूसेस है। मैं जो रेकमेंड करता हूँ, और बहुत फ्रेश जूस? फ्रेश जूसेस। आप अनार का, चकोतरे का, किसी भी जूस को रेफर कर लें जो अपने बॉडी के हिसाब से बंदा पीता। मैं मिसाल तौर पे अपने साथ अनार को हमेशा रखता हूँ, ठीक है, कि यार मैं किसको खा भी सकता हूँ और पी भी सकता हूँ। वही मेरी जो है ना बॉडी के जो लाइक ऐसा लगता है एक टाइम पे बंदा बीमार है, डिहाइड्रेट है, बंदे के नहीं कुछ भी, लाइक ये फील्ड के हिसाब से, बिल्कुल सही कह और रहे हैं। फेज के हिसाब से चीजें बंदे को सामने आती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको फिर दूर करने के लिए ये चीजें अपने पास रखना पड़ती हैं, क्योंकि आपने साल्ट छोड़ा होता है भाई। एक टाइम ऐसा आता है आप पानी भी छोड़ देते हैं, यकीन करें। जब आपको ट्रेनिंग करनी होती है और मैं मुकाबले में जाना होता मुकाबले में जाना होता है, मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग में तो खैर वाटर यूज होता है। जब आप कंपटीशन वाले डेज होते हैं ना, लाइक कंपटीशन से 1-2 दिन पहले आपने अपनी बॉडी को मुकम्मल डिहाइड्रेट करना होता है। उसमें आपने सिप पानी का यूज करना होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी ने आपको मसल शो करके दिखाने हैं। और पानी होगा तो पानी होगा तो मसल शो नहीं होंगे, जैसे ये स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा हनान का, लाइक बॉडी के मसल शो हो रहे होंगे, तो वो डिहाइड्रेट ही नहीं है। लेकिन वो पानी का इस्तेमाल है, लेकिन 100 में से 10% है, कम है। अच्छा, मुझे हनान ये बताएं कि ट्रेनिंग जिस दिन होती है, जिस दिन मुकाबला होता है, उस मुकाबले के बाद कई मैंने ऐसे भी देखे हैं बॉडी बिल्डर्स जो कि मुकाबले के फौरन बाद मोटे होना शुरू हो जाते हैं, उनकी डाइट खराब होना शुरू हो जाती है, वो डी ट्रैक हो जाते हैं। और ऐसा होता है क्योंकि उनका जो फर्स्ट एम होता है ना, वो होता है कप जीतना। कप जीत लिया एक दफा, उसके बाद बस फिर ठीक है, अब कप तो जीत लिया, अब फिर उसके बाद उनकी डाइट भी कम होना शुरू होती है, जिम में भी इरेगुलरिटी आना शुरू हो जाती है। ऐसा हुआ है या आपके साथ इससे बिल्कुल रिवर्स हुआ है? नहीं शिराज भाई, ऐसा कुछ भी नहीं। डाइट वगैरह मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि मैं मिस्टर पाकिस्तान तक लेवल तक जाऊँ। ठीक है। तो कुछ हमारे खानदानी जेनेटिक्स ऐसे हैं कि हम मोटे नहीं होते, जो मर्जी खा लें। अच्छा, माशाल्लाह। जी, फादर पे गए हूँ, मतलब फादर भी ऐसे थे, तो अभी कुछ भी खा लूँ ना, कोई कह नहीं सकता कि आप कुछ खा के आए हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी है कि जैसे जैसे आगे आगे जाई जाऊँगा। मीठे को, ऑयली चीजों को अवॉइड करना आसान है? मुश्किल है? किस तरह करते हैं? बस कुछ ना कुछ करना पड़ता ही है। कुछ नहीं, अजीब नहीं लग रहा होता, घर में बिरयानी बनी होती है, सारे बिरयानी खा रहे हैं और आप अंडे खा सर रहे हैं। बहुत मुश्किल है सर। इस दिनों में तो घर वाले तो स्पेशल पिज्जे मंगवा के खाते हैं, बर्गर मंगवा के खाते हैं। सर ये चीजें मैं एक बात करना चाहूंगा कि जब आप हम डाइट पे होते हैं या आप देखें तो ये चीजें ज्यादा आती, इसे ज्यादा ज्यादा और मैंने देखा, फिर इमरान क्या कहता है
आज खा लेने हैं, कल से डाइट करेंगे। नहीं नहीं, हमारे दिन में नहीं, फिर सफर करके दूसरे रूम में चल जाता हूँ, वो खाई जाते हैं फिर घर वाले, फिर जाके सो जाता हूँ। कभी कभी बड़ा ना इंसान अपने आप को एलियन फील कर रहा होता है कि यार क्या है यार, मैं सारे खा रहे हैं और मैं नहीं खा रहा, ना मैं बीमार हूं, ना मुझे मना है, ना डॉक्टर ने मना किया है, उसके बावजूद मैं नहीं खा रहा, ये लोग सारे खा रहे हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा आता हूं एक आम इंसान की तरफ। आम इंसान को अपनी डाइट रूटीन के अंदर क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? मैं बॉडी बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूं, एक एवरेज इंसान जिसको सेहतमंद रहना है, एक अच्छी अपीयरेंस रखनी है, कौन कौन सी चीजें अवॉइड करे और कौन कौन सी चीजें खाए? सर बहुत अच्छा सवाल। एक बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की बात करें, बात यह है कि एक नॉर्मल पर्सन को जिन चीजों से अवॉइड करना चाहिए ना, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो या नॉर्मल पर्सन हो, उसको व्हाइट शुगर और जंक फूड से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जबरदस्त, ठीक है। यकीन करें, कोल्ड ड्रिंक है ना हम पीते हैं, वो आपकी बॉडी को नुकसान देती है, चाहे वो एक नॉर्मल पर्सन है चाहे एक बॉडी बिल्डर है। ठीक है, ठीक है। व्हाइट शुगर है, वो चाहे एक बॉडी बिल्डर है चाहे एक नॉर्मल पर्सन है, उसने नुकसान देने देना। सर नुकसान वाली चीज ने किसी को भी नुकसान देना। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो आपने मना किया है, एक तो आपने ऑयली चीजें और जंक फूड ये सर। नहीं खाना चाहिए, और व्हाइट दूसरा शुगर और मेरे के बोतल वगैरह को, कोल्ड ड्रिंक को, अच्छा मैं नहीं ये नहीं पीना चाहिए। और बाकी सैलड्स और जी सर। सालन सर, वगैरह ये खा तो सकते हैं, रोटी खा हमारे सकते हैं। पास जो यकीन करें नेचुरल सोर्सेज हैं, लाइक हम रोटी घर की खाते हैं, गंदम, लाइक सब्जियां खाते हैं फ्रेश। आप लोग ट्रेनर्स रोटी क्यों मना कर देते हैं? सर मैं नहीं करता। अच्छा, आप नहीं मना करते? सर ट्रेनर्स अक्सर कहते हैं, रोटी नहीं खानी। सर मैं मना नहीं करता। एक बंदा रोटी नहीं खाएगा, रोटी खाने से बंदा मोटा नहीं होता, यकीन करें, जबरदस्त। मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को। क्यों? उसकी वजह यह है कि बंदा रोटी से मोटा नहीं होता। रोटी आपको एनर्जी देती, कार्बोहाइड्रेट्स है और गुड कार्ब्स है। गुड कार्ब्स, सैचुरेटेड फैट है, आप लें उसको। आपकी बॉडी में जिस चीज की जरूरत है, एक रोटी की ले जरूरत सकते हैं है, दिन में? सर ले सकते हैं। ठीक है, उसकी कैलोरीज है, लाइक आप 100 ग्राम लेते हैं, कैलोरीज के हिसाब से आप देख लेते हैं, ठीक है, एडजस्ट कर लो। एडजस्ट कर लेते हैं। सर आप 10 मिनट वॉक करें आपकी रोटी दे तो वैसे ही डाइजेस्ट हो जाना है। एक रोटी के अंदर, एक एवरेज रोटी, मैं बहुत बड़ी रोटी नहीं कह रहा हूँ, जी एक एवरेज रोटी के अंदर कितनी कैलोरीज होती है? सर देखें, ये डिफरेंट है। आजकल जो रोटी बन रही है उसमें लाइक हम 70-80 कैलोरीज ले सकते हैं, ठीक है। इसमें एवरेज चल आपको जाती अगर 2500 चाहिए तो आपने 100 रोटी से है। सर ले लेनी है सर, इसमें तो कोई आपने प्रोटीन भी लेनी है ना, लाइक आपने चिकन भी लेना है, नेचुरल सैलड भी सोर्सेज लेना में है। आपने फिश लेनी है, आपने चिकन लेना है, आपने बीफ लेना है, ठीक है सर। ये अपने बॉडी के हिसाब से लेना है, आपने सब्जियां लेनी है, उसमें भी तो है ना कैलोरीज, ठीक है सर। तो आपने जो व्हाइट राइस लेने उसमें भी तो कैलोरीज है ना, ब्राउन राइस लेने उसमें तो, इवन ब्राउन ब्रेड में भी तो कैलोरीज है ना सर। तो सर इन चीजों को देखना पड़ता है। मैं तो यकीन करें शिराज भाई एक ही बात करूंगा, आपके पास नेचुरल सोर्सेज इतने हैं और अच्छे सोर्सेज इतने हैं कि आपकी बॉडी को किसी बाहर की चीज की जरूरत ही नहीं है। हाँ, 2-3 चीजें मना है, इसके अलावा क्या मना है? कुछ भी ठीक नहीं है मना है। सर। हम नेचुरल सोर्सेज सारे 10-15 वो छोड़ के 3-4 चीजें जो नहीं खानी वो खाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे हनान ये बताएगा कि सबसे मतलब फेवरेट एक्सरसाइज आपकी बॉडी पार्ट की कौन सी? लेग्स मैंने कहा लेग्स की मैंने बात की थी। लेग्स फेवरेट होती है, मुश्किल भी होती है जी। क्योंकि ये एक वाहिद ह्यूमन बॉडी का पार्ट है कि जिसकी आपने एक्सरसाइज जब करनी है, ये आपको उस दिन भी क्रैम्प्स देगा। यानी आपने बाइसेप ट्राइसेप करने हैं, आपको क्रैम्प्स एक दफा पड़ गए इनिशियली, वैसे क्रैम्प्स दोबारा नहीं पड़ते हैं, वो पड़ेंगे उस हद तक नहीं पड़ते हैं। चेस्ट के ऊपर भी क्रैम्प्स पड़ेंगे, वैसे नहीं पड़ेंगे। शोल्डर पर क्रैम्प्स पड़ेंगे, वैसे नहीं पड़ेंगे। बैक की करेंगे, वैसे नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब जिस दिन आपने लेग्स करनी है, आपसे सीढ़ियां नहीं उतरी जाएंगी। ये हर दफा उसकी रीजन होती है, मेडिकल रीजन ये होती है कि जब आप लेग्स कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी की जो आप लेग्स कर रहे हैं, सिर्फ लेग्स ही जोर लगा रही होती है और 100% लेग्स का जोर लग रहा होता है। जब आप बाजू कर रहे होते हैं, आपको समहाउ शोल्डर भी और चेस्ट भी सपोर्ट कर रही होती है, शोल्डर भी सपोर्ट कर रहा होता है, बैक भी सपोर्ट कर रही होती है। लेकिन हमें लेग्स करना है तो सिर्फ लेग सपोर्ट। तो मुझे लगता है कि लेग्स मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है, आपका सबसे फेवरेट पार्ट है। जी लेग्स बनाया भी फेवरेट तेरा मैं ही है। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। ताहर भाई तो सर पे खड़े होके गेम लगवाते थे, यहाँ पे बात सुनी नहीं, नहीं वहां से स्टार्ट करो आप। अच्छा, सर देखें, तो बात कभी यह है ऐसा कि- हुआ है कभी कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कभी इंजरी वगैरह तो नहीं हुई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ माशाल्लाह नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। ये एक डिसिप्लिन होता है ना। सर देखें, जो इसकी गेम है ना, जो इसकी फील्ड है, उसमें लेग्स बहुत जरूरी है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में।
उसमें 50 मतलब है भी वो लीन है, लीन पतला है, पतला है, थोड़ा और सा- इसकी बॉडी के लिए लेग्स की जरूरी है। अच्छा, आपको कब पता लगता है कि यार ये स्टूडेंट मेरे साथ चलने वाला है, अब इसके साथ मैंने जुड़ जाना है, इसको मैंने कुछ ना कुछ बनाना है? क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं बड़े लेजी होते हैं, वो अब उनके साथ आप कितना चल लेंगे? आप 1 महीना 2 महीना? सर देखें, बंदे का आपको जो कैसे पता लगता है कि ये स्टूडेंट जो है ना चमकदार है? बिल्कुल, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। बंदे का एक एटीट्यूड लेवल होता है, हर बंदे का एक। जो इंसान बनने आता है ना, हम उसके साथ चलते हैं, उसके ऊपर हमें इन्वेस्ट भी करना पड़े ना, हम कर देते हैं। लाइक मुझे पता चलता है, जब मुझे पता चला कि यार हिनान ने सर्वाइव करना है, इसका एक एटीट्यूड लेवल, इसका एक हार्डवर्क लेवल, इसने हार्डवर्क किस इंटेंसिटी से करना है, वो मुझे पता चला। मुझे पता चला यार डाइट में कितना कॉन्शियस है। सर सबसे मुश्किल बात डाइट करना। जो बंदा डाइट कर सकता है ना, पंजाबी में मैं बोलता हूं, जेड़ा बंदा अपने मुंह ਨੂੰ ताला ला लेंदा है ना, वो बंदा बॉडी बना लेंदा है। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है सर, मुझे पता चला कि हनान डाइट में कॉन्शियस है, सो ये सरवाइव कर सकता है। देन ये जब सरवाइव कर सकता है तो हम भी तो इसके साथ कर ही सकते हैं ना। फिर मुझे पता चलता, लाइक एक बंदा है, मुझे पता चला यार ये जस्ट 1 महीने के लिए आया है, इसने अपना फिट होना है और चले जाना। हमने उसके साथ सरवाइव ही नहीं करना, हमने उसको उतना डील करना है, उसकी मतलब उतनी एक्सपोर्ट करनी, हेल्प करनी, ट्रेनिंग करवानी है, और उसका वो जब टारगेट पूरा हो जाना है, उसने फिर आगे चलना ही नहीं है। फिर मसला ये होता है कि आजकल का जो शॉर्टकट का दौर है ना, यकीन करें मरहूम या भट्ट साहब मेरे फेवरेट थे, बहुत बड़े एथलीट हैं, बहुत, आज उनके बाद वैसा एथलीट पैदा नहीं हो सकता। वो जब मैं नेशनल खेलने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि नागरा बेटा कभी शॉर्टकट नहीं मारना। मैंने कहा सर ये क्यों? कहते यार शॉर्टकट से बंदा जस्ट 1 टाइम खेल सकता है, अगर आपने लंबा खेलना ना तो लंबी रेस में आपको दौड़ना पड़ना है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कुछ चीजें होती हैं जो मैं हनान से पहले पूछ लूंगा, उसके बाद आपकी तरफ आता हूं। सर। हनान मुझे बताएगा, कभी बॉडी को इंस्टेंटेनियसली बनाने के लिए कभी कोई स्टीरॉइड्स वगैरह का तो नहीं इस्तेमाल किया? नहीं, डाइट कभी भी नहीं? नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन वो तो ये प्री वर्कआउट हो गया, क्रिएटिन हो गया, ये वो तो आम ही मैं है। उससे हट के कह रहा हूँ, वो जो वैसे स्टीरॉइड्स steroid होते हैं। मेडिकली भाई पूछ। अच्छा, वो मेडिकल की तरफ से। अच्छा, ये मुझे बता देगा, कई लोग स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये कितना खतरनाक है, मैं इस पर बात करना चाहूंगा। जी जी, मेरे क्योंकि से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बात करना चाहूंगा, लेकिन छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे बात करेंगे कि एक बॉडी जो 6 महीने में बनती है, एक बॉडी जो 1 महीने में बनती है, कौन सी पायदार होती है, कौन सी लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक GCT 10 में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद। हमारे साथ शेख अब्दुल हनान मौजूद हैं, जूनियर मिनिस्टर फैसलाबाद, उनके साथ साथ ताहिर नागरा साहब मौजूद हैं जो कि कोच हैं। तो उससे गुफ्तगू कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले, बड़ी ही इंपॉर्टेंट, और हम बात कर रहे थे स्टीरॉइड्स के हवाले से, जो जल्दी बॉडी बनाने के तरीके होते हैं। एक तो आपने बताया था शुरू में, हमने बताया पैशन और पेशेंस। जी सर। पेशेंस रिलेटेड टू के थोड़ा सा टाइम लगता है, जी थोड़ा सर। वक्त लगता है एक पायदार चीज़ और लॉन्ग लास्टिंग चीज़ बनाने में। और एक चीज़ होती है कि जो आपको 2 महीने के अंदर रिजल्ट्स दे देती है, लेकिन उसके फिर साइड इफेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं। तो मैं चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से आप हमारी यूथ, हमारे देखने वाले जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्सरसाइज करवाना चाहते हैं, उनके लिए एक टिप दे दीजिएगा। सर आपका ये सवाल जिसका मैं जवाब देना चाहूंगा, वो सब एथलीट्स को और उन कोचेस को कि जो बच्चों का कंसेप्ट को मिसकंसेप्ट करते हैं अबाउट स्टीरॉइड्स। पहले नंबर पे तो ये चीज बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये चीज आपने यूज नहीं करनी। सही है। क्योंकि आपके पास जब नेचुरल सोर्सेज हैं तो आप उनको यूज करें और अपनी बॉडी को डेवलप करें। ठीक है, क्योंकि जब बंदा शॉर्टकट मारता है ना शिराज भाई, तो वो बंदे की बॉडी 1 टाइम होती है। अच्छा, शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है स्टीरॉइड्स। एक बंदे ने 2-3 साल में या 4 साल में बॉडी बनाई, एक बंदे ने 3-4 माह में बनाई। तो ये कभी भी नहीं पॉसिबल है कि एक बंदा 4 साल लगा के बना रहा है, एक बंदा 3 माह में बना रहा है। 3 माह वाला का जो है ना वो सीन, वो सारा है ही 1-2 माह वाला सीन है, वो शॉर्टकट का दौर है, और वो है ही स्टीरॉइड्स पे। बिल्कुल सही। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि यार थोड़ा सा लंबा चल जाओ, थोड़ा सा लंबा चल जाओगे जब, तो आपकी बॉडी जो है वो टाइमली नहीं बनेगी, वो परमानेंटली बन जाएगी। बिल्कुल सही। ठीक है, और मेरा यूथ को ये पैगाम है, यूथ को ये पैगाम है, डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट अबाउट योर बॉडी एंड हेल्थ। कभी भी नहीं। आपने अपनी बॉडी को अपने हिसाब से लेके चलना है।
जो स्टीरॉइड्स हैं वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं बाद में, ठीक है। वो बंदा 3-4 माह बाद, 6 माह बाद वो कोई ना कोई बंदे को साइड इफेक्ट निकल आता है, कुछ ना कुछ निकल आता है, चाहे कुछ भी आप यूज कर लें। मुझे इधर तक आते 10-11 साल लग गए, हनान ने 1.5 साल में इधर तक आया। कहने का मकसद है अगर मैं इधर 10-8 बैच जी सकता हूँ, 10 साल में आ सकता हूँ, हनान 1.5-2 साल में आ सकता है, तो हर बंदा ही आ सकता है। बिल्कुल सही, ठीक है। शिराज भाई, आपने जब शॉर्टकट लेना ना, तो शॉर्टकट के आगे क्या है आपको ये नहीं पता, ठीक है। आपने जब लंबा चलना, उसके नताइज क्या हैं? जी सर, जी सर, आपने जब लंबा चलना है तो आपकी बॉडी ने भी आपके साथ चलना है, बिल्कुल सही, ठीक है। और आपको पता लगना है यार मैंने मेहनत की है। एक 3 माह वाला बंदा आपकी बॉडी को कैसे लेके, आप क्या बताएंगे यार मैं 3 माह में बनाई, आप कभी भी नहीं मानेंगे। आपने कहना यार मेरी क्यों नहीं बनती, ठीक है। ये सीन है। कभी भी स्टीर, मेरा तो यही है, मैं तो सिंपल आपको एज अ नेशनल एथलीट यही बता सकता हूं कि कभी भी आप ना स्टीरॉइड्स को ना प्रेफर करें। और जो बाकी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होते हैं, नेचुरल में तो आ गया, ब्रोकली आ गया, चिकन आ गया, मटन आ गया, बीफ आ गया, इसके अलावा जो कुछ होते हैं जिसमें प्री वर्कआउट होता है, पोस्ट वर्कआउट होता है, फिर प्रोटीन शेक में होता है, वो ले सकते हैं वो? सर ये चीज ये जो है हमारे यंगस्टर्स और स्पेशली जो हमारे बिगनर्स हैं, उसकी भी क्वांटिटी कितनी रखनी है? ये हमारे बिगनर्स को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि आपने पहले ना अपनी ये चीज रखनी है कि आपने अपने माइंड में एक चीज बना लेनी कि आपकी बॉडी को कौन सा सप्लीमेंट जरूरी है। बिल्कुल सही, ठीक है। और वो आपने लेना है या नहीं लेना। सही। मैं तो 20% ये प्रेफर करता हूँ चीजें, लाइक क्रिएटिन हो गई, आपके उसके ऊपर रिसर्च करें, ठीक है, रिसर्च करें और इंपोर्टेड चीज आप लें अगर आप एज अ प्रोफेशनल है, ठीक है। और नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है, जो बंदा जस्ट अपनी फिटनेस करने के लिए है उसके लिए चीजें नहीं है, वो अपनी डाइट करे और चीजें ले। हाँ, एज अ प्री वर्कआउट मैं अपनी बात बता देता हूं, मैं एज अ प्री वर्कआउट यूज करता हूं अपने जरा स्टैमिना को इंक्रीज करने के लिए। लाइक होता है स्टैमिना? जी सर, इंक्रीज होता है, लाइक उसमें कैफीन की तादाद ज्यादा होती है ना, ठीक है, तो ये चीज होती है। ठीक। लेकिन ये नुकसानदेह इसलिए है कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये कि इसमें कैफीन की मिकदार ज्यादा है, तो बंदे की नींद का लेवल जरा खराब हो जाहिर बात है। एक आपको 2-3 स्कूप अगर आप प्रोटीन के ले रहे हैं और वही प्रोटीन आपको किस तरह से डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो आपको 10 प्लेट चनों की प्रोटीन इकट्ठी मिल रही है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं 10 प्लेट चने जो है एक साथ खा लूं। तो अगर मुझे स्कूप की शक्ल में मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरी बॉडी रिएक्ट करेगी उसमें, बिल्कुल दाने निकल आएंगे। या सर मैं तो यही बात कहूंगा कि आप इन चीजों से अवॉइड करें, नेचुरली चले, नेचुरली चले। जब अल्लाह ने आपको हर चीज दी है, हमारे पास नेचुरली कार्ब्स हैं, नेचुरली प्रोटीन है, तो आपको बाहर से इंटेक करने की आर्टिफिशियल चीज यूज नहीं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि नेचुरल प्रोटीन, सोर्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो हमें कौन कौन से मिल जाते हैं हमारे लोगों को, जानने वालों को? सर सबसे अच्छा है वो है फिश है जी सर। उसके बाद है हमारे पास ब्रेस्ट चिकन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम एज अ बिगिनर जिसने अपना वेट बढ़ाना है या जिसने अपनी बॉडी के साइज अप करने हैं, वो एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो बीफ को यूज करता है, मटन को यूज करता है, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद कुछ बंदे होते हैं वो वेजिटेबल्स को यूज करते हैं, लाइक मैं भी ग्रीन वेजिटेबल खाता हूँ लेकिन कम, लेकिन कुछ वेजिटेरियन होते हैं वो वेजिटेबल्स का यूज ज्यादा करते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। वो आप ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन सैलड में आप जा सकते हैं। सर आपकी बॉडी में आपको फाइबर जितने जरूरी हैं, मुझे नहीं लगता आपकी बॉडी में उतनी ज्यादा आपको कार्ब या प्रोटीन की जरूरत है। बिल्कुल, फाइबर की जितनी जरूरत। तो फाइबर मेरे ख्याल में आपको जो ग्रीन सैलड, अच्छा, फाइबर आपको जो जूस का पल्प होता है उससे भी मिलता है? जी सर। जो आपको फ्रूट का पल्प होता है, कई लोग पल्प छोड़ देते हैं, सिर्फ जूस का इस्तेमाल। मैं तो साथ ही खाता हूँ लेकिन वो फाइबर ही होते हैं। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, मुझे हनान ये बताएगा कि सबसे मुश्किल आपको क्या लगता है? आपको डाइट ज्यादा मुश्किल लगती है या आपको जो है वो एक्सरसाइज ज्यादा मुश्किल लगती है? डाइट एक्सरसाइज आसान लगती है जी। अच्छा, तो ये बताएं कि सबसे जब आपने वो एक मिस्टर जूनियर का आपके पास एक अवार्ड आया तो आपको लगा कि यार हाँ ये मैं चाहता था, वो मोमेंट, वो खुशी, वो कंटेंटमेंट, वो हमारे साथ जरा शेयर कीजिएगा। जी शिराज भाई, उम्मीद तो नहीं, मतलब उम्मीद से किए थे, यकीन नहीं था कि अल्लाह पाक इतनी इज्जत से नवाज देंगे, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे जमीन से आसमान तक ले गए। मुझे अब वो लोग भी जानते हैं जो मेरे हेटर्स थे, मेरे पीछे बातें करते थे, तो वो भी अब आते हैं, भाई आपके साथ एक पिक लेनी है,
तो काफ़ी लोग कंपटीशन में भी आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत से भाई कंपटीशन में आए मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपने उस्तादों का करना चाहता हूँ, जो से मेरे कज़न वगैरह से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सब ने मुझे सपोर्ट किया। नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? नेक्स्ट अब इंशाल्लाह लाहौर जा रहा हूँ फिलहाल तो, रेलवे का कंपटीशन खेलने। अच्छा, रेलवे का? जी, वहाँ से भी मुझे ऑफर आई है। अच्छा अच्छा। जी, इसके बाद फिर पूरा साल ट्रेनिंग करूंगा, अगले साल फिर मास्टर की तैयारी करूंगा इंशाल्लाह, मिस्टर की। मिस्टर फैसलाबाद, मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर फैसला मिस्टर फैसलाबाद। फैसलाबाद। अच्छा, फिर उसके बाद मिस्टर पाकिस्तान। जी जी, सर, yes। इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप तैयारी किसकी कर रहे हैं? मैं मिस्टर पाकिस्तान खेल रहा मिस्टर पाकिस्तान खेल रहे हैं। तो आपकी एज कितनी है? हूँ सर। मेरी 27। 27 है? जी सर। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। और मुझे लगता है कि जब यूथ जो है वो इस प्रोफेशन का इंतखाब करती है तो मुझे लगता है कि फिर बहुत सारी मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो एक कंटेंटमेंट इंसान के अंदर, जो इंसान का इनर साइड मुतमईन होता है, तो उसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें बजाय इसके कि हम ऊट पटांग प्रोफेशन चूज़ करें, इस नौयत के प्रोफेशन चूज़ करें कि जिसमें हम फिट भी रहें, हमारी सेहत भी तगड़ी रहे और इसके साथ साथ हमारा रोजगार भी उसी प्रोफेशन के जरिए जो है मुंसलिक हो जाए। तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक जी, सिटी एट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं फिटनेस के हवाले से और फिट कैसे रहा जा सकता है, एक्सरसाइज की। और अच्छा, मुझे बताइएगा कि ताहिर साहब, वॉक या जिसे रनिंग कहते हैं हल्की फुल्की, अब वो एक आम आदमी के लिए कितनी जरूरी है? और क्या खाने के फौरन बाद जरूरी है, खाने से थोड़ी देर बाद जरूरी है, खाने से पहले जरूरी है? बेस्ट टाइम वॉक का या थोड़ा सा रनिंग का क्या होता है? सर, बेस्ट टाइम रनिंग का या वॉक का वो है कि आप सुबह नमाज पढ़ें और आप एक कप कॉफी का लें और वॉक पे चले जाएं। ठीक है, आपने वेट कम करना है, वेट ज्यादा करना है, आपको हर कंडीशन में वॉक जरूरी है। बिल्कुल सही। ठीक है, आपने खाना वॉक के बाद आगे खाना है। हाँ, नाश्ता जो। ठीक है, आपने जो ब्रेकफास्ट करना है। और दूसरी चीज ये है कि वॉक से आपकी बॉडी में जो रिलैक्समेंट और रिफ्रेशमेंट आती है ना, वो मुझे नहीं लगता कि आपको घर बैठ के कभी भी आ सकती है। बिल्कुल सही। ठीक है, आपने इसको एक रूटीन में लेके चलना है। लाइक आप जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आपको पता है यार वॉक पे जाना है। बंदे की एक हेल्थी एक्टिविटी है ये। ठीक है, एक बंदा उठता है 10 बजे 11 बजे, उसने क्या वॉक करनी, और एक बंदा अगर अर्ली मॉर्निंग उठता है, नमाज पढ़ता है और वॉक पे चला जाता है, ये समझ ले कि एक मुकम्मल रूटीन है। मेरी तो ये रूटीन थी। ठीक है, और मैंने तो यही चीज सीखी है कि यार अब जब वॉक पे अर्ली मॉर्निंग में जाते हैं ना, आपकी बॉडी में वो चेंजेस आते हैं जो एक आम बंदे की बॉडी में नहीं आ सकते। जो बंदा शाम में ट्रेनिंग करता है या वॉक करता है, वो कभी भी सुबह की वॉक को कंपेयर नहीं कर सकता। और पूरा दिन जो आप तंदुरुस्त फील कर रहे हैं वो अलग, ये चीजें अलग है। वो इंसान बड़ा रिफ्रेश। इधर मैं एक चीज क्या नाम है पॉइंट करना चाहूंगा रेस, कि आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी लेवल है, आपका डाइजेस्टिव लेवल और इम्यूनिटी लेवल, वो आपका स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा हनान, आपने रनिंग की है अपने प्रोफेशन में या रनिंग नहीं की? नहीं, रनिंग नहीं रखी कभी भी। अच्छा, आपने हमेशा बॉडी बिल्डिंग की, स्टेमिना ग्रो कर गया। अच्छा, जो जिसे आप गेम कहते हैं या एक्सरसाइज कहते हैं, वर्कआउट कहते हैं, कितनी देर करते हैं? वैसे तो आम रूटीन में 1 घंटा। अच्छा, और अब कंपटीशन है तो 1.5-2 घंटे कम से कम। 1.5-2 घंटे। अच्छा, जब कंपटीशन करीब होता है तो रैप्स की तादाद बढ़ा देते हैं या सेट की तादाद बढ़ा? नहीं, रैप्स की तादाद बढ़ा देते हैं। और वेट कम हो जाता है जी, क्योंकि वो कट्स लेके आने होते हैं, तो लीन करना होता है। तो आपको पर्सनली लीन बॉडी पसंद है या थोड़ा सा बल्कि? पसंद तो लीन है, लेकिन साथ थोड़ा सा बल्क भी हो ताकि ड्रेसिंग तो पहनी अच्छी लगे। अच्छा, तो ये बता दें कि जो हमारी यूथ हमारी देख रहे हैं, हमारी यंग जनरेशन देख रही है, आज से 3 साल पहले वाला हनान जो और आज के हनान में जो डिफरेंस है, आज के से 3 साल पहले वाले हनान को अगर आप मशवरा देना चाहें तो क्या मशवरा देंगे? मशवरा ये देना चाहता हूँ, आज से 3 साल पहले मैं कुछ भी नहीं था। लोग मजाक उड़ाते थे मेरी सेहत को देख के। पतले थे? हाँ जी, मुझे शुरू से ड्रेसिंग का शौक था, तो लोगों ने मजाक उड़ाना मेरा। लेकिन आज वही लोग हैं जो वही हनान है, आज पुरानी शर्ट भी पहन ले उसको सूट करती है, लोग पूछते कहाँ से लिए। तो इससे इसका मतलब है कि कपड़े का ब्रांड मैटर नहीं करता जी, इंसान कपड़ा जिस बॉडी के ऊपर है वो मैटर करता है। बेशक। वो आपने चाहे सस्ती टी शर्ट पहनी होगी, जब एक अच्छी बॉडी के ऊपर होगी तो वो टी शर्ट भी अच्छी लग रही होगी।
और महंगे से महंगा ब्रांड भी होगा, वो किसी तोंद वाले ने पहना होगा तो उसके ऊपर थोड़ी सूट करेगा। तो मैं कहा ये सबसे प्राइमरी चीज है। हमारे यहाँ लोग क्या करवाते हैं जी, जाहिरी जो ब्यूटिफिकेशन है उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, फेशियल के ऊपर, कटिंग हमारी यहाँ से कटिंग ऐसी होनी चाहिए, मेरी दाढ़ी दाढ़ी ऐसे यहाँ से बना दें मेरी। तो मैं कहूँ उससे ज्यादा अगर आप बॉडी के ऊपर तवज्जो दें कि आपकी बॉडी जब अच्छी होगी तो आप अच्छे लगेंगे। फिर आपकी चाहे दाढ़ी बड़ी हो, आपने दाढ़ी खुली छोड़ी हो और रफ भी हो तो भी आप अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि आपकी बॉडी बड़ी जबरदस्त आपने मेंटेन किया। जो फिटनेस है ना, मैं शराज भाई यहाँ पे बात करना चाहूंगा, जो आपकी फिटनेस है ना वो आपकी पर्सनैलिटी है। और आपकी पर्सनैलिटी जब बन जाती है, आप जो मर्जी पहन लें वो आपको सूट करता है। मैंने 50 रुपए वाली शर्ट भी डाली कभी तो मुझे वो भी सूट की। आज एक अजीब सा कॉन्फिडेंस सा भी आ जाता है ना इंसान के अंदर जब इंसान की बॉडी। मैं बताता हूँ, मेरा बॉडी बिल्डिंग कैरियर पेट होगा तो बंदा पर यूं करके सर ये मैं 3 माह पहले मेरा पेट निकला हुआ था। मैंने तो फिर बहुत ज्यादा वर्कआउट इंटेंस करके और अपनी डाइट को करके कंट्रोल और फिर दोबारा अपनी फिटनेस को मेंटेन किया, क्योंकि डेफिनेटली मैंने अब प्ले करना है। तो बात ये है कि बंदा खुद ब्रांड होता है, चीजें ब्रांड नहीं होती, इंसान को खुद ब्रांड बनना पड़ता है। ब्रांड उस वक्त बनता है बंदा जब बंदा मेहनत करता है, और हमारी फील्ड में मेहनत बहुत ज्यादा है शराज भाई, क्योंकि बहुत मेहनत है। डाइट ही बड़ी मेहनती है यार, आप डाइट, यकीन करें डाइट नहीं कर सकता इंसान। सबसे मुश्किल काम अगले को ये बताना है कि सर आपने ये चीजें छोड़नी और ये खानी है, वो उसने अगले दिन जिम नहीं आना अगर आप उसको पहले दूसरे दिन ये बता। अच्छा, किसी को अपनी डाइट थोड़ी सी हिलानी पड़ गई, कोई वेकेशंस के ऊपर 4-5 दिन के लिए जा रहा है, कर सकता है तो आके सर एक दिन में कुछ नहीं होता। मैं आपको ये एज अ प्रोफेशनल बात बता रहा हूं। ठीक है, ठीक। आप कंसिस्टेंटली डाइट पे चल रहे हैं, आप 2-3 महीने हो गए, हाँ 1-2 दिन ऊपर मिसाल तौर पे आप हर 10वें दिन में एक चीट रख भी लेते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर फैट नहीं आता। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी वो कंसिस्टेंटली चल रही होती है। सही। इतनी जल्दी बॉडी के ऊपर फैट नहीं आता, ये बात मैं कह सकता हूं। अच्छा, जो घरेलू खवातीन होती हैं उनके पास वक्त नहीं होता है, ना उनके पास एक्सरसाइज करने का वक्त होता है, खासतौर पर पाकिस्तान और फैसलाबाद के अंदर जिमिंग का कॉन्सेप्ट भी खवातीन के लिए बहुत कम है, बहुत मुश्किल। तो उनको एक सलाह दे दें कि जो घर पे भी अगर हैं तो थोड़ा सा वक्त निकाल के उनको किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक कितनी करनी चाहिए। ये रिसेंटली मेरी छोटी सिस्टर है और मेरी वालदा, मेरी बेगम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ, तो ये इन तीनों को मैंने अब रिसेंटली इन चीज़ों पे लगाया, क्योंकि वो वेट बहुत बढ़ गया था और मुझे बुरा लगता था, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल हूँ मैं। तो जो घरेलू खवातीन है, वो मेरी माएँ बहनें, मैं उनको एक ही बात बताऊंगा कि आपने अपनी बॉडी में इजाफी चीज़ ऐड नहीं करनी। बिल्कुल सही, ठीक है। लाइक आपको पता ना आपने ये चीज़ खानी है, क्योंकि आप मैं आपको शराज भाई एक बात बताऊं कि मोस्टली जंक लेडीज ज्यादा खाती हैं। मेरे घर में हर दूसरे तीसरे दिन पिज्जा बर्गर आता है, मैं अपने घर में खुद देखता हूँ ये चीजें, उस पर कंट्रोल किया। मैं यही कहूंगा कि आप वाइट शुगर को कंट्रोल करके ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें, जिसको शक्कर, ठीक है। इन चीजों को फास्ट फूड की जगह, आप यकीन करें मेरे घर में ये कंसेप्ट था कि हम सुबह का खाना छोड़ गए थे, मेरे अलावा कोई भी नहीं खाता था। बिल्कुल सही, ठीक है, मैंने सबको रोटी पे लगाया। बिल्कुल सही है। ताहिर नागरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, कोच हैं, नेशनल एथलीट हैं, उनके साथ साथ शेख अब्दुल हनान जूनियर मिस्टर फैसलाबाद, प्राउड ऑफ फैसलाबाद, माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें वक्त देने के लिए। शो का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। अपने होस्ट शराज भट्ट को भी इजाजत दीजिए, अपना, अपने रिश्तेदारों का, अपने अहले खाना का, अपने दोस्तों का और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।